हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो गाइज, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेकेंड लेक्चर। सो लेट मी राइट इट फॉर यू ऑल कि आज हम क्या करने वाले हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का लेक्चर नंबर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, जब भी हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, हम लोगों का गाइज एक मोटिव होता है, या फिर अगर मैं कहूँ हम लोगों का टारगेट होता है कि हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने कंप्लीट करेंगे। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो पिछली क्लास में हम लोगों ने किया है ना, वी नीड टू रिवाइज दैट थॉरली। क्योंकि जब तक आप लोग अपनी रिविजन नहीं करते हो, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता है नए लेक्चर्स को देखने का। सो आई ऑलवेज रिकमेंड एवरी वन, बिकॉज सी लाइफ इज ऑल अबाउट दी हैबिट्स। और आपको हैबिट कभी किसी चीज़ की क्यों पड़ती है, कब पड़ती है, जब कोई एक काम आप बार बार करते हो। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे तरीके से आ जाए, उसमें आपको बाद में जाकर ज़्यादा एफर्ट ना मारना पड़े, तो जब वो चैप्टर आप शुरू करते हैं ना, ऑलवेज मेक श्योर कि उस चैप्टर को आप कम से कम 3 to 4 टाइम्स रीड करिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने की जिम्मेदारी हमारी है, रिवीजन करवाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, वो मैं करूंगी, डेफिनेटली हम लोग करेंगे। मगर आपके एंड से भी वो पेशेंस चाहिए, आपके एंड से भी वो एक एक डिटर्मिनेशन चाहिए कि मैं जब भी अपना चैप्टर पढ़ूंगा, जब भी मैं अपना कोई भी चैप्टर पढ़ूंगा, तो आई हैव टू रीड दैट चैप्टर एटलीस्ट ट्वाइस। ठीक है। तो हम लोगों ने अपने पिछली क्लास में, लेट मी चेक सब कुछ ऑडिबल है, विजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, परफेक्ट। सो गाइज, हम लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अपने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो कॉन्सेप्ट है वो कराने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि लाइफ में ना बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप चाहे तो अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं, आप चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप ले सकते हैं, आप चाहे तो फैमिली बिजनेस भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो पार्टनरशिप की फॉर्म में भी बिजनेस को कर सकते हैं। करेक्ट। अब इंडिया में अगर आपको पार्टनरशिप के फॉर्म में बिजनेस करना है, देन फॉर दैट मैटर यू नीड टू फॉलो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। सारे सबके सेट ऑफ रूल्स बने हुए होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मानना पड़ेगा। अगर सेल्स ऑफ गुड्स की कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 फॉलो करना पड़ेगा। इन द सेम वे कंपनी बना रहे हो तो कंपनीज एक्ट मानना पड़ेगा। गाइज, अगर पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, यू नीड टू फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो आप लोगों का चैप्टर है, ये जो आप लोगों का एक्ट है, ये जो लॉ है, ये आपका 1932 में आया था। मगर ऐसा नहीं है कि उससे पहले पार्टनरशिप की ट्रांजैक्शंस नहीं होती थी, डेफिनेटली होती थी, बट दे वर कवर्ड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें फिलहाल हम लोगों के पास 238 सेक्शंस है, कभी एक टाइम पर इसके पास 313 सेक्शंस हुआ करते थे पार्टनरशिप के। मगर 1932 फर्स्ट अक्टूबर को आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो फाइनली सेपरेट हो गया फ्रॉम दी आईसीए, क्योंकि पार्टनरशिप की ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। तो उसके लिए ना एक स्पेसिफिक फोकस्ड एक्ट होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। That's why we got the Indian Partnership Act 1932 on 1st of the October 1932. This particular chapter is applicable to whole of the India. It is applicable whole of the India, matlab that even if you are forming a partnership in Jammu Kashmir, or you are forming a partnership in Delhi, or maybe in Mumbai, or maybe in some other part of the country, wherever you are forming a partnership, you need to follow the Indian Partnership Act. It will be completely and totally applicable. Now, I gave you the example of the Uber and the Spotify कि Uber और Spotify ने मिलकर पार्टनरशिप करी। ज़्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं ना कि अच्छा, दो लोग मिलकर अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो मतलब उनका बिजनेस भी सेम ही होगा। मगर ऐसा नहीं है। मोटिव सेम जरूर हो सकता है, मगर वो हमेशा सेम बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कर रहे होंगे ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे आई गेव यू द एग्जांपल कि ऊबर जो है वो कैब सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्पॉटिफाई का म्यूजिक का बिजनेस है। स्टिल ये दोनों ने साथ में मिलकर पार्टनरशिप करी किसी एक मोटिव को अचीव करने के लिए, और वो मोटिव क्या था हम लोगों का? एक दूसरे का म्यूचुअल प्रमोशन। करेक्ट। तो पार्टनरशिप ऐसी भी बनती है, पार्टनरशिप वैसी भी बनती है जिसमें प्रॉपर दोनों पार्टीज मिलकर एक ही बिजनेस कर रही होती है।
ऐसा भी होता है। तो पार्टनरशिप अलग अलग टाइप्स की होती है। नाउ ये आपका इंट्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट किया था, जो कि इंडियन 1932, इस पूरे चैप्टर का नाम है आईपीए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब मैं आने वाले चैप्टर्स में ना, आने वाले मतलब लेक्चर्स में आईपीए बोलूंगी, तो समझ जाना दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of October 1932। इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया एंड इसके अंदर हमारे पास टोटल 74 सेक्शंस हैं। सेक्शंस का मतलब ही क्या होता है, ये वर्ड ही आप लोगों का बना है डिविजन से। देखो पूरा का पूरा चैप्टर अगर आप कोई भी पढ़ते हो, अगर हम उसको पैराग्राफ वाइज डिवाइड कर दें और फिर अगर हम उसकी नंबरिंग कर देते हैं ना, तो उसको पढ़ना हम लोगों के लिए इजी हो जाता है। इन द सेम वे हम लोगों का जो जो भी ये लॉज होते हैं, स्पेशली जो हमारे एक्ट्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू द पैराग्राफ्स एंड दे आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली, और उन नंबर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, सेक्शंस। तो हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स, कितने सेक्शंस है आईपीए में, 74 सेक्शंस है। करेक्ट। नाउ नाउ दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। अब आप लोगों का हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं ना, हाँ मैंने क्या कहा था कि आईपीए जो है वो आईसीए का हिस्सा था एक टाइम पे, मगर अभी भी ना जब भी आप लोग अपनी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं या पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही है, तो वहां पर भी हम लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एप्लीकेबल होता है। ठीक है, वहां पर भी हम लोगों का आईसी 1872 एप्लीकेबल होता है। मगर एक बात दिमाग में रखिएगा कि जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट्स बनाऊंगी आईसीए फॉलो करूंगी, लेकिन पार्टनरशिप के पर्पज से स्पेसिफिकली अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूं, तो मुझे जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना होगा। नाउ द पॉइंट इज कि मैम दोनों लॉज फॉलो करें, यस, लेकिन अगर इन दोनों में कभी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाती है, तो वो वाले एक्ट को फॉलो करिए जो कि स्पेसिफिकली आप लोगों का इसी पर्पस के लिए फॉर्म किया गया है। ठीक है। माय गॉड, मैं डर गई एकदम, पॉलिथिन नीचे गिरा एंड आई गॉट स्कैर्ड, मुझे लगा पता नहीं क्या। ठीक है, छोड़ो। तो दोनों एक्ट्स फॉलो करिए, मगर इन केस अगर दोनों लॉज दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, देन यू नीड टू फॉलो द आईपीए 1932। फिर उस केस में आप आईसीए जो है ना, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। नाउ आई स्टार्टेड विद दिस डेफिनेशन, और हम लोगों की ये पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी बिटवीन नीति, दलप्रीत, हरलीन, बितन एंड विवेक। ठीक है, तो हमारी ये पार्टनरशिप अभी एंड तक चलने वाली है, हम इन पांचों लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, मैं इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ इन लोगों के नाम जो है ना, मैं कहीं ना कहीं मेंशन कर देती हूँ इन अ टैबुलर फॉर्म, ताकि हम उस टेबल को हर जगह कॉपी कर सके, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग जब हम लोगों के पास डे वन से, जब हम लोगों के पास डे वन से सारे पार्टनर्स का नाम क्लियर होगा ना कि कौन से पार्टनर्स हैं। तो मैंने सबसे पहले तो अपना ही नाम लिया आप लोगों के सामने, दैट आई विल बी द पार्टनर ऑफ दिस फर्म, सो माय नेम इज नीति तहीन। आई विल नॉट राइट द फुल नेम, बिकॉज सबका सिंगल सिंगल नेम मेंशन करता है। ठीक है, एंड देन वी हैव विद अस द अनदर पार्टनर, दैट इज दिलप्रीत। ठीक है, फिर है हमारे पास हरलीन, फिर है हमारे पास बितिन दास, फिर है हमारे पास विवेक। चलिए, सो दीज आर द 5 पार्टनर्स। आई थिंक मैंने 5 पार्टनर्स ही लिए थे ना, 1 2 3 4 5। चलो ठीक है, ये पांच हमारे पास जो पार्टनर्स होंगे ना गाइस, इन्हीं को साथ में लेकर हम अपना पूरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो कंप्लीट करेंगे। इन्हीं के साथ काम करेंगे हम लोग, इन्हीं के हिसाब से चलेंगे। परफेक्ट, ये नाम मैंने आप लोगों के सामने मेंशन कर दिया है। इससे ये फायदा होगा दैट वी गाइज विल बी एबल टू यूज देम एंड इट विल सेव आवर टाइम। चलिए जी, तो ये पार्टनर्स के साथ मिलकर मैंने अपनी जो है क्या कर दिया, पार्टनरशिप शुरू करी है। कंट्रोल एस। चलिए नेक्स्ट, अब हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन रिवाइज करते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। हमारे पास है पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन। पार्टनरशिप एग्जैक्टली क्या होती है, साझेदारी होती है ना, साझेदारी का बिजनेस होता है, रिलेशनशिप का बिजनेस होता है, ये ना एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है। और मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ,
क्योंकि आपकी जो पार्टनरशिप होती है वो ओरल भी बन सकती है, वो रिटन भी बन सकती है। अब देखो रिटन में होती है ना, तो आप फिर भी बोल सकते हो कि यार ये लिखा है, इसी के हिसाब से पार्टनरशिप चलाओ। लेकिन जब ओरल पार्टनरशिप की जब मैं बात करती हूँ ना, देन थोड़ा सा एक डाउट रहता है, डिस्प्यूट के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी मुकर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट जो है, इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, इट इज अ रिलेशनशिप, इट इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। क्योंकि ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें अगर किसी एक पार्टनर ने फर्म के नाम पर कोई भी काम किया ना, सारे के सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। राइट, सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन। पहली बात तो ये एक रिलेशनशिप है जो कि क्रिएट किया जाता है, बना बनाया नहीं मिलता। जस्ट लाइक एच यू एफ में क्या होता है ना, कि आप फैमिली में पैदा हुए तो आप ऑटोमेटिकली यू विल बिकम द पार्ट ऑफ द बिजनेस। मगर पार्टनरशिप ऐसे नहीं बनती है। पार्टनरशिप में ये एक प्रॉपर वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन द पार्टनर्स। एंड ये इसका मोटिव हमेशा क्या होगा, मोटिव वुड बी ऑलवेज टू share the profit. Motive would always be that they would all agree to share the profits. प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो एक मेन मोटिव माना जाता है पार्टनरशिप को करने का। कहने का क्या मतलब है कि कभी भी चैरिटी करने के लिए आपकी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं की जाती। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके का ट्रेड, ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन। लेकिन बिजनेस जो होता है ना बच्चे, इसका मतलब ही होता है बिजी रहना। अगर आपने साथ में मिलकर कोई सिर्फ एक काम किया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप लोग आपस में पार्टनर्स हैं। बिजनेस जो होता है, इट इज द कंटिन्यूअस एक्टिविटी जिसमें आप कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ बिजी हैं, कंटिन्यूअसली अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, अलग अलग डीलिंग्स या ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। किसी के साथ मिलकर अगर आपने सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करी है, तो उसका ये कतई मतलब नहीं होता कि आप लोग बिजनेस कर रहे हैं। So, partnership is the relationship between the persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि carried on by all, any of them acting for all जो है, ये आपका कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल एजेंसी का। और ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ईच एंड एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्मा ऑफ द अदर पार्टनर विद रिस्पेक्ट टू इट्स बिजनेस। तो बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरीके का कर्मा, आपका किसी भी तरीके का कर्म, किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी आपका पार्टनर अगर करता है, उसके फायदे भी सारे पार्टनर्स को मिलते हैं, उसके नुकसान भी सारे पार्टनर्स को शेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट का ये डेफिनेशन पूरा कर लिया, रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया। यहाँ पे जब भी पार्टनरशिप आप अपनी फॉर्म करते हो, तो वो पार्टनरशिप में मिनिमम आपके पास कितने पर्संस होने चाहिए, देयर हैज टू बी मिनिमम 2 पार्टनर्स। मैक्सिमम कितने होंगे, 50 पार्टनर्स। मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए भी हम लोगों को मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए। लेकिन मैक्सिमम 50 होंगे, ये बात हमें कंपनीज एक्ट बताता है, जो कहता है कि किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों की जो कि प्रॉफिट पर्पस के लिए बनाई गई है, हैविंग मोर देन 50 persons should get itself registered as company। उसको तो फिर कंपनी बनना पड़ेगा, लेकिन मोर देन 50 होगी तो, अप टू 50 तक तो आप पार्टनरशिप बनाकर चल सकते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से भी अब हम अगर अपनी पार्टनर्स बनाते हैं, अगर हम 2 4 40 लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, तो वी कैन फॉर्म दैट। कोई दिक्कत नहीं है। दोज पर्सन्स कैन बी नेचुरल पर्सन्स ऑल्सो, दोज पर्सन्स कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अग्री, दैट मीन्स स्टेटस नहीं है यहाँ पे, कोई एचयूएफ वाला स्टेटस नहीं मिलने वाला है यहाँ पर कि आप ऑटोमेटिकली जो है बिजनेस का हिस्सा बन जाएगी। यू नीड टू अग्री कि हाँ हम बिजनेस करेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया था, वी ऑलरेडी डिड दैट। सो वी हैव कवर्ड द एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप एज वेल। कि पार्टनरशिप जो होती है गाइस, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का फॉर्म होता है, दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्रेस ऑल्सो, इम्प्लाइड ऑल्सो। मैम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी फॉर श्योर। ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब ओरल भी बन सकती है पार्टनरशिप, और मेरी रिटन फॉर्म में भी बनाई जा सकती है। देयर विल बी द मोटिव ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ पार्टनरशिप इज व्हाट, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। पैसा कमाने के लिए और प्रॉफिट्स कमाने के लिए, एक दूसरे के साथ शेयर करने के मकसद से ही पार्टनरशिप बनती है। चैरिटी करने के लिए कभी भी पार्टनरशिप आपकी फॉर्म नहीं होती। नाउ when it comes to mutual agency, the business must be carried on by all or any of them acting for all।
Now, the next concept is, this is something we have already covered, that sharing of profits. तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब दो लोग आपस में मिलकर प्रॉफिट्स शेयर कर रहे होते हैं ना, तो वी जस्ट इम्प्लाइड इट दैट ओके दे मस्ट बी हैविंग अ पार्टनरशिप, मगर ऐसा नहीं है। प्रॉफिट्स तो आप अपने क्रेडिटर्स के साथ भी शेयर करते हो, है ना, उनकी जब पेमेंट करनी है। आप अपने एजेंट्स के साथ भी शेयर करते हो जब आपने उनको कमीशन देना है। आप अपने एम्प्लॉयज के साथ भी अपना प्रॉफिट शेयर करते हो जब आपने उनकी सैलरी देनी है। तो प्रॉफिट शेयरिंग तो कई लोगों के साथ होती है, मगर सबके साथ पार्टनरशिप नहीं चल रही होती है। तो अगर आपको जानना है कि दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप चल रही है या नहीं, उसके लिए यू नीड टू सी कि क्या वो दोनों एक दूसरे के कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं, क्या वो एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट बनने को तैयार हैं या फिर नहीं। ठीक है, मतलब ईच एंड एवरी पार्टनर इज एन एजेंट टू द अदर पार्टनर, ईच एंड एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल टू द अदर पार्टनर, राइट? So the business is carried on by all or any of them acting for all. ये तो शिफ्ट कैसे होगा? परफेक्ट। नाउ वी ऑल्सो कवर्ड, हमने पढ़ लिया था पार्टनर्स कितने होते हैं, फॉर्म क्या होती है। देखो, ये जितने भी लोग मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं उनको इंडिविजुअली मैं पार्टनर बुलाती हूँ, मगर कलेक्टिवली मैं उनको फॉर्म बुलाती हूँ। और इस फॉर्म का नाम भी रखा जाता है, उसके नाम से ही वो फिर आपका पार्टनरशिप बिजनेस किया जाता है। अब पार्टनरशिप ओरल रिटर्न कैसी भी हो सकती है, लेकिन अगर वो रिटर्न फॉर्म में होगी तो हम ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या बुलाते हैं? पार्टनरशिप डीड। हम उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप भी बुला सकते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बुला सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बुला सकते हैं, पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, पार्टनरशिप डीड भी कह सकते हैं। नाम डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो वो पार्टनरशिप का जो डीड है, वो जो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप लोगों का इस तरीके से स्टैम्प पेपर के ऊपर बनता है। ठीक है, ओके, सो वीडियो एंड ऑडियो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। गाइज, आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना, अपना एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो, पार्टनरशिप जो होती है, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है, वैसे जर्नल पार्टनरशिप, सारे काम करने के लिए जो बनाई जाती है उसे जर्नल पार्टनरशिप कहते हैं। कोई एक स्पेसिफिक काम के लिए ही जो बनाई जाए उसे हम स्पेसिफिक या फिर स्पेशल पार्टनरशिप भी कहते हैं। जैसे उबर और स्पॉटिफाई का मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया। तो ये जर्नल स्पेसिफिक बहुत सारे टाइप की पार्टनरशिप होती है, बट बेसिकली जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली आप लोगों की प्रिस्क्राइब की गई है, वो मेरे पास दो टाइप की पार्टनरशिप है। क्या कॉन्सेप्ट करा रही हूं मैं अभी आपको? शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम? काइंड ऑफ पार्टनरशिप से। कि जब भी आपके दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं तो वो ये दो तरीके की पार्टनरशिप ना फॉर्म कर सकते हैं। एक होती है मेरी क्या? पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल, ये आप लोगों की एक ऐसी पार्टनरशिप है, नाम से ही पता लग रहा है, विल, इच्छा। एक ऐसी पार्टनरशिप जो इच्छा से बनती है और इच्छा से डिसॉल्व भी हो जाती है। किसकी इच्छा मैम? किसकी डिजायर्स? पार्टनर्स की। तो मतलब अगर पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि यार पार्टनरशिप बनानी है, तो इसका फायदा क्या है कि ये इमीडिएटली फॉर्म हो जाती है। इच्छा से बन रही है ना, तो ये आप लोगों की इमीडिएटली फॉर्म हो जाती है। इसमें कोई ये टेंशन की बात नहीं होती है कि नहीं यार किसी फिक्स पीरियड के लिए ही बनेगी या एक फिक्स पीरियड के बाद खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलने को ये 6 महीने भी चल सकती है, चलने को ये 6 साल भी चल सकती है और 20 साल भी चल सकती है। लेकिन इसका यही एक नुकसान भी है कि इच्छा से ये बनती है तो ये इच्छा से डिसॉल्व भी हो सकती है। कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ये जो मेरे 5 पार्टनर्स हैं जिनका मैंने नाम लिया था आप लोगों के सामने, मैं उन पार्टनर्स की लिस्ट ले आती हूँ यहाँ पर। लेट मी कॉपी दिस। स्ट्रेंज। तो
मान लीजिए कि मैंने दिलप्रीत को, हरलीन को, बितन को, विवेक को, इन सबको हमने अप्रोच किया और मैंने अप्रोच करके क्या बोला, यार एक पार्टनरशिप बनाते हैं, पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप एट विल एक ऐसी होती है जिसमें देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड। ऐसा नहीं है कि किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए बनाई जाएगी, और ऐसा भी नहीं कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए ही बनाई जाएगी। ये आप लोगों की एक तरीके की जर्नल पार्टनरशिप होती है, मतलब जो चलती रहती है, चलती रहती है, जब तक आप चाहें तब तक इसको आप चला सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है, वो ये कि जब भी आप चाहें आप इसे डिसॉल्व भी कर सकते हैं। मतलब अगर एक सिंगल पार्टनर भी चाहे तो इस पूरी की पूरी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है। ऐसी होती है मेरी पार्टनरशिप एट विल। तो थोड़ा आइडिया दिया है, अभी डिटेल में हम जाएंगे। सेकेंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप दैट आई हैव विद मी इज द पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप नाम से ही पता लग रहा है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेसिफिक। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक पार्टनरशिप, जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही फॉर्म की गई है, या फिर कोई या तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉर्म की गई है, या फिर ये किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए फॉर्म की गई है। या तो कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम होगा। जैसे मान लीजिए टाटाज ने रिलायंस के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म करी है, टीआर पार्टनरशिप। ठीक है, टीआर स्टेट्स, टीआर स्टेट्स नाम की ना एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बना ली, जिसमें ये प्रॉपर्टी का बिजनेस करेंगे। और मतलब प्रॉपर बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं करना है इनको, क्या करना है ना, इनको बस एक बिल्डिंग बनानी है। नोएडा में मान लीजिए, दिल्ली में या नोएडा में इन्होंने कोई एक ऐसी प्लेस देखी है विच इज अ ह्यूज प्लेस, लाइक 200 एकड़, 200 भी नहीं, सॉरी 2000 स्क्वायर फीट एरिया का कोई प्लेस है। और टाटा और रिलायंस दोनों जो है वो मिलकर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फायदा क्या है कि भाई दोनों साथ में मिलके करेंगे तो दोनों का पैसा लगेगा, है ना, दोनों का पैसा लगेगा। अच्छा, एक और फायदा क्या है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप यहाँ पे नहीं बन रही है। जैसे ही उस 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में बिल्डिंग्स बन जाएंगी ना, वैसे ही टाटा और रिलायंस के बीच की पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे टाटा ने और रिलायंस ने क्या किया है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, पार्टनरशिप को फॉर्म किया है। ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म का सोचा नहीं है अभी तक, अभी नहीं सोचा है, सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस का सोचा है। ऐसी पार्टनरशिप जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाए या फिर स्पेसिफिक टाइम के लिए फॉर्म की जाए, उसे मैं क्या कहती हूँ, आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए मैंने दिलप्रीत, हरलीन, बितन, विवेक इन सबको अप्रोच किया और मैंने बोला कि ना पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। बितन मुझे क्या कहता है कि नीति मैम देखो, आप हमारे टीचर हो, हम आपके स्टूडेंट हैं, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। जब पार्टनर बन जाएंगे तो हो सकता है लड़ाई भी हो सकता है कि कॉन्ट्राडिक्शंस हो, डिफरेंसेस हो, आए हम लोगों के बीच में, और हम आगे चल के अपनी पार्टनरशिप फॉर्म ही ना कर पाए, फिर हमें बंद करनी पड़ जाए। तो क्यों ना नीति मैम हम पहले ही डिसाइड करते हैं कि हम इस पार्टनरशिप को सिर्फ 12 मंथ्स के लिए बनाएंगे। पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स जो है, ये आपके सिर्फ 12 महीने के लिए बनाएंगे। अगर 12 महीने तक हम पांचों ने एक दूसरे को बर्दाश्त कर लिया, बिजनेस अच्छे से किया, सब कुछ बढ़िया रहा तो ठीक, अगर नहीं रहा तो ठीक है, 12 महीने बाद तो वैसे भी ऑटोमेटिकली ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, ये पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। समझ रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसी पार्टनरशिप जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाए या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, किसी फिक्स्ड टाइम के लिए बनाई जाए, ऐसी पार्टनरशिप को हम लोग क्या कहते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब देखो, ये ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें इंसान बहुत ही सोच समझ कर आया है, इन्वेस्ट कर रहा है। अब ऐसे में अगर कोई एक पार्टनर बीच में छोड़ कर जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता। समझ रहे हो? यानी कि ये 12 महीने की पार्टनरशिप में मान लो अगर हरलीन जो है वो बोले कि यार अभी तो मान लो 7 मंथ्स ही हुए थे, 4 मंथ्स हुए थे, मान लो 4 महीने हुए थे, और हरलीन कह रही है कि मुझे ये पार्टनरशिप छोड़नी है, मुझे तुम लोग समझ नहीं आ रहे कैसे बिजनेस कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, मुझे नहीं सही लग रहा तुम लोगों का पैटर्न, मुझे तो ये पार्टनरशिप छोड़नी है। तो लॉ कहता है हरलीन तुम ये काम नहीं कर पाओगी। क्यों? क्योंकि तुमने फॉर्म करी है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप का यही रूल है कि वो जिस स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनी है उस स्पेसिफिक पीरियड तक आपको वो चलानी पड़ेगी।
गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन मैम अगर इसी बीच में किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, या किसी भी पार्टनर जो है अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में गाइस ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप वही डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उस केस में ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप वहीं पर एंड हो जाएगी। इट हैज टू गेट इनटू एन एंड। लेकिन मैम सोचो, सब कुछ सही चल रहा है, 12 महीने तक हम लोगों ने एक दूसरे के साथ जो है पार्टनरशिप चलाई। हम लोग किस चीज का बिजनेस कर रहे थे? मान लो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे थे, और 12 महीने तक हम लोगों ने बहुत अच्छा अपना बिजनेस किया। इनफैक्ट इतना अच्छा बिजनेस जा रहा है कि वो 12 से कब 13 महीने हुए, कब 13 से कब 14 महीने हुए, और कैसे करते करते 1.5 साल हो गया, हमें पता ही नहीं चला। तो लॉ कहता है अगर आपने अपनी पर्टिकुलर पार्टनरशिप को, ध्यान से सुनना, अगर आपने अपनी पर्टिकुलर पार्टनरशिप को उसके पीरियड के बियॉन्ड, उसके पीरियड से एक्सीड कर दिया, फिर भी आप चलाए जा रहे हो, तो हम ये मान लेंगे कि अब वो आपकी बन चुकी है, कि अब वो आप अपनी इच्छा से ही कर रहे हो ना, अपनी विल से कर रहे हो, अपनी डिजायर से कर रहे हो। तो ऐसी पार्टनरशिप मेरी फिर ऑटोमेटिकली 12 महीने के बाद कन्वर्ट हो जाएगी इनटू व्हाट? पार्टनरशिप एट विल। तो सिर्फ अभी दो चीजें याद रखो। क्या? पहली चीज क्या, मेरे पास कितने टाइप की पार्टनरशिप है? एक है पार्टनरशिप एट विल, दूसरी है मेरे पास पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जब मुझसे कोई पूछे कि पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, तो पार्टनरशिप एट विल इज अ पार्टनरशिप, इज अ काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप in which there is no fixed period, there is no specific purpose. This is a kind of a partnership at will। क्या होती है? जो इच्छा से बनी है, इच्छा से डिसॉल्व हो सकती है। इट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ विल, इट कैन बी डिसॉल्व आउट ऑफ विल। मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप में ना कोई एक पार्टनर भी ना नोटिस देकर, कोई एक पार्टनर नोटिस देकर, पब्लिक नोटिस देकर चाहे तो पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है, जैसे मैंने टाटा और रिलायंस का एग्जांपल दिया, या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाई गई है। अब उस टाइम से पहले तुम इस पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के नहीं जा सकते जब तक कि सबकी कंसेंट ना हो। हाँ, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज यू कैन नॉट डिसॉल्व द होल फॉर्म। और अगर मतलब अगर मैं, ये मेरी अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है और हरलीन कह रही है कि मैं इस फॉर्म को डिसॉल्व करना चाहती हूँ, तो हरलीन को मेरी, दलप्रीत की, बितन की, विवेक की, सबकी कंसेंट चाहिए होगी। लेकिन अगर यही मेरी पार्टनरशिप एट विल होती, तो हरलीन को हमारे कंसेंट की जरूरत नहीं होती। हरलीन जो है सिर्फ न्यूज़पेपर में एक नोटिस देती, एक पब्लिक नोटिस देती। नोटिस का मतलब क्या होता है? किसी की नॉलेज में कोई चीज लेकर आना, है ना? पब्लिक नोटिस का मतलब क्या होता है? कि पब्लिक के नोटिस में आप लेकर आओ, क्योंकि पब्लिक की नजर में हम पांचों पार्टनर्स हैं। कल को मैंने अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया, गलत कॉन्ट्रैक्ट बनाया स्पेसिफिकली, उसके लिए दलप्रीत, हरलीन, बितन, विवेक सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब हरलीन को कहीं से पता लगा कि नीति मैम तो फ्रॉड है, तो अगर मेरी पार्टनरशिप एट विल है ना, तो हरलीन को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हरलीन तो सीधा पब्लिक में नोटिस देगी कि मेरा इस फॉर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये फॉर्म जो है मैं अपनी तरफ से डिसॉल्व कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी से इस फॉर्म को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, आप अपने रिश्ते तोड़ सकते हैं जब मर्जी आप चाहें तो। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में ऐसे नहीं होता। वो एक फिक्स पर्पस के लिए बनी है, वो एक फिक्स टाइम के लिए बनी है, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपको ये फॉर्म छोड़ के जाना है, रिजाइन करना है, मान लीजिए आपको इस फॉर्म से, देन यू नीड द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स का मंजूरी लो। मान लो मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, दलप्रीत ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, हरलीन ने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, बितन ने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, विवेक ने भी 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब जो है हरलीन अगर रिजाइन करना चाहती है, मैं किसका एग्जाम्पल दे रही हूँ? पर्टिकुलर पार्टनरशिप का। तो सोचो, ये जब रिजाइन करेगी तो जाते जाते अपनी कैपिटल वापस मांगेगी ना। अब वो 6 लाख रुपए अगर हमें इसको इमीडिएटली वापस करने पड़ेंगे, तो वो बर्डन 6 लाख का किसके ऊपर आएगा? मेरे ऊपर, दलप्रीत, बितन और विवेक के ऊपर।
इसीलिए लॉ मेकर्स कहते हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनानी है ना, और बनाने के बाद अगर आप उसे छोड़ कर जाना चाहते हो, रिजाइन करना चाहते हो, तो भाई आप अपने रिमेनिंग पार्टनर्स का कंसेंट लो। उनका कंसेंट लिए बिना आप इस पार्टनरशिप को छोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर यही मेरी पार्टनरशिप एट विल होती, राइट, तो मैं छोड़ सकती, रिजाइन कर सकती। आप कहोगे मैम यानी कि पार्टनरशिप एट विल जो है ना वो ज्यादा अच्छी है क्योंकि उसमें मर्जी है। लेकिन बेटा ये मर्जी कई बार आपको नुकसान भी पहुंचाती है। आप खुद सोचो, एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे कहीं से पता लगा कि हरलीन ही फ्रॉड कर रही है। अब इससे पहले कि इसका फ्रॉड पकड़ा जाता पूरा प्रॉपर तरीके से, इसने रिजाइन मार दिया। अब अगर ये मेरी पार्टनरशिप एट विल है तो हरलीन ये काम कर सकती है। एक तो फ्रॉड कर दिया, फिर ऊपर से छोड़ के चली गई फटाफट से, क्योंकि पार्टनरशिप एट विल है। और अब उसका नुकसान किसको भुगतना पड़ा? मुझे, दलप्रीत, बितन और विवेक को। लेकिन अगर मेरी यही पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती तो हरलीन हम लोगों से पूछे बिना नहीं जा पाती। तो हर चीज के फायदे भी हैं, हर चीज के नुकसान भी हैं, जो आप धीरे धीरे फिगर आउट करोगे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप या पार्टनरशिप एट विल, दोनों के फायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले वी विल फोकस ऑन पार्टनरशिप बाय विल। पार्टनरशिप बाय विल के ऊपर फोकस करते हैं। मैं हाइलाइटर यूज कर लेती हूँ सो दैट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। देखो, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहला आता है मेरे पास पार्टनरशिप बाय विल। मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप जो इच्छा से बनी है और इच्छा से ही खत्म हो जाएगी, राइट। मतलब अगर कोई एक सिंगल पार्टनर भी चाहे ना, तो वो रिटर्न नोटिस देके, पब्लिक में रिटर्न नोटिस देके पूरी की पूरी फॉर्म डिसॉल्व करवा सकता है। देखो, मान लो हरलीन को पता लगा कि बाकी के पार्टनर्स मिलके फ्रॉड कर रहे हैं, मिले हुए हैं आपस में और फ्रॉड कर रहे हैं, और कल को हो सकता है सब कुछ हरलीन के ऊपर डाल के ना भाग जाए सारे पार्टनर्स। तो अब हरलीन क्या चाहेगी कि यार मेरा नाम इस फॉर्म से हट जाए, मेरा नाम इस फॉर्म से अलग हो जाए। तो हरलीन अगर चाहे, रिटर्न पब्लिक नोटिस दे के, पब्लिक नोटिस, ये नहीं कि सिर्फ एक एक पार्टनर को फोन करके बोल रही है कि अच्छा मैं तुम्हारी फॉर्म के साथ नहीं जुड़ी हुई, उनको तो बताना ही है। उससे पहले तुम पब्लिक नोटिस दो। एक ऐसा नोटिस, पब्लिक नोटिस एक ऐसा नोटिस होता है, चाहे किसी ने पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा, वो छप गया, पब्लिकली प्रिंट हो गया, right? So, partnership by will may be dissolved by any partner by giving a notice of such intention in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm. मतलब बाकी के पार्टनर्स को भी आप नोटिस दे सकते हैं कि भाई मुझे आपकी अपनी ये फॉर्म छोड़नी है, मुझे नहीं करनी है आगे इसे कंटिन्यू। Also, it means even a single partner has a power to dissolve the whole firm. अब आप कहोगे मैम फॉर्म को क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं, खुद ही अलग हो जाओ बस। तुम एक अकेला इंसान अलग हो जाए, पूरी फॉर्म क्यों डिसॉल्व कर रहे हो? बच्चे, जब आपकी फॉर्म के नाम में हरलीन का नाम भी जुड़ा हुआ होगा ना, तो हरलीन चाहेगी कि उसका नाम जो है वो स्पॉइल ना हो। इसीलिए हो सकता है वो कहे कि यार ये फॉर्म तो डिसॉल्व करो। अब तुम बाकी के 4 मेंबर्स मिलके नई फॉर्म बनाओ, उसका नया नाम रखो, जो मर्जी करो, मेरे नाम से अब ये फॉर्म नहीं चल पाएगी। सो पार्टनरशिप बाय विल, ऐसी पार्टनरशिप इच्छा से बनी, इच्छा से डिसॉल्व हो सकती है। कोई भी पार्टनर अगर रिजाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। ही डज नॉट हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। प्लस अगर वो पार्टनर चाहता है कि नहीं यार मैं रिजाइन नहीं करूंगा, मैं तो पूरी फॉर्म ही डिसॉल्व करूंगा, तो भी वो कर सकता है। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, है ना। नुकसान भी है कि कभी भी कोई भी पार्टनर अच्छी खासे बिजनेस को जो सेट हो चुका है उसको डिसॉल्व करवा सकता है, तो ये भी नुकसान हो सकता है। सो पार्टनरशिप बाय विल क्या है? अ पार्टनरशिप वेयर इज देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड, देयर इज नो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज प्रिस्क्राइब्ड। कोई ड्यूरेशन नहीं लिखी हुई कि कब तक चलेगी। जब तक चलेगी चलेगी, जब तक मन होगा चलेगी, विल होगी तब तक चलेगी। देयर इज नो फिक्स्ड क्राइटेरिया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट फॉर्म्ड फॉर एनी पर्टिकुलर वेंचर। मतलब पार्टनरशिप एट विल जो होती है वो किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए नहीं बनाई जाती। ये किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए नहीं बनाई जाती। इसमें तो वेंचर्स होते रहते हैं, होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक काम हुआ उसके बाद खत्म, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देर इज नो फिक्स्ड और डेफिनेट डेट ऑफ द टर्मिनेशन। जब इसके चलने की कोई ड्यूरेशन नहीं है तो इसके खत्म होने की भी कोई ड्यूरेशन नहीं है, करेक्ट।
डेथ और द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल में अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, देखो पार्टनरशिप अगर कोई छोड़कर जाता है ना तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पार्टनरशिप को छोड़ने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है कि डेथ हो गई तो आपकी पार्टनरशिप आपसे छूट गई, सिंपल सी बात है। या फिर आपने रिजाइन कर दिया, या फिर आप इनकॉम्पिटेंट हो गए, आप इंसॉल्वेंट हो गए, अब तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स बना ही नहीं सकते, जो बने हुए हैं वो भी खत्म हो गए। इंसॉल्वेंट हो गए या डेथ हो गई या रिजाइन हो गए या किसी ने निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया, ये सारे के सारे पार्टनर्स जब किसी भी वजह से अलग हो, जब अलग हो जाते हैं तो इनको हम क्या बुलाते हैं, आउट गोइंग पार्टनर्स। इनको हम क्या बुलाते हैं बोलो तो, आउट गोइंग पार्टनर। ठीक है। तो अगर किसी पार्टनरशिप एट विल में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिटायरमेंट अगर लेना चाहता है तो लॉ कहता है ले लो। रिजाइन करना चाहते हो ले लो, रिटायरमेंट लेना चाहते हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप चलती रहेगी। तुम्हारे होने ना होने से ऐसा नहीं है कि भैया पार्टनरशिप के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। पार्टनरशिप एट विल के केस में क्या होता है, पार्टनरशिप एट विल के केस में आपके कि अगर डेथ और रिटायरमेंट हुआ ऑफ अ पार्टनर, इट विल नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप। ये नहीं कि पांच में से किसी एक ने अगर रिजाइन कर दिया तो पूरी फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। एक पब्लिक नोटिस देके आप पूरी की पूरी फॉर्म डिसॉल्व कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है। अच्छा, फिर आता है मेरे पास पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो होती है वो आप लोगों की एग्जैक्टली क्या है, जो कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई गई है, किसी निर्धारित समय के लिए, किसी निर्धारित काम के लिए बनाई गई है। जैसे ही वो काम खत्म होगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, जैसे ही समय खत्म होगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर आप फिर भी चलाए जा रहे हो उस पार्टनरशिप को, यानी कि अब उसमें आपकी विल इन्वॉल्व है, तो वो उस पीरियड के खत्म हो जाने के बाद उसका स्टेटस क्या होगा पार्टनरशिप का, इट विल बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप बाय विल। राइट। तो देखो क्या होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लेट्स हैव अ फोकस ऑन इट। Particular partnership is a partnership formed for a particular adventure or the undertaking। जब किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाई जाए उसे हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहती है, या तो किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए बनाए जाए, या फिर किसी एक सिंगल एडवेंचर के लिए भी बनाई जा सकती है, या मल्टीपल एडवेंचर्स के लिए भी बनाई जा सकती है। जैसे टाटा और रिलायंस ने साथ में मिलकर जो है एक रियल एस्टेट पार्टनरशिप बनाई, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वो 5 बिल्डिंग बनाएंगे। 5 के ऊपर नहीं बनाएंगे, 5 बिल्डिंग बनाएंगे। तो यहां पर वो एक बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, वो 5 बना रहे हैं। राइट। 5 बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मगर उस 5 बिल्डिंग के बाद उनकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। मैम लेकिन अगर वो अच्छा कर रहे हैं और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर वो आपस में मिलके दोबारा डिसाइड कर ले, दोबारा से या तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप बना ले, या फिर भी वो कंटिन्यूड रखते हैं तो उसको हम मान लेंगे इट इज अ पार्टनरशिप एट विल। ठीक है। वापस आइए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज अ काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप जो कि एंड हो जाएगी। इट विल एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। if it is continued beyond the term or the completion of the venture, it is deemed to be partnership at will। correct। ना, अब अगर मैम हमारी पार्टनरशिप मान लो 12 महीने के लिए बनाई है, उससे पहले अगर हम उसे डिसॉल्व करना चाहते हैं तो सभी पार्टनर्स का कंसेंट लो। पार्टनरशिप एट विल में आपको कंसेंट नहीं लेना है, मगर आपको सबको नोटिस देना है, आपको सबको बताना है कि भैया मैं फॉर्म डिसॉल्व करने जा रहा हूँ। पब्लिक भी नोटिस देना है आपको। ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई थी यार। सबने उसमें अपना टाइम, मनी, सब कुछ लगाया, उम्मीदें, अब तुम बीच में उसको खत्म करना चाह रहे हो तो गलत है। इसीलिए लॉ मेकर्स कहते हैं कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप अगर आपको डिसॉल्व करनी है, यू नीड द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। आपको यूनानिमस कंसेंट चाहिए, आपको अनएनिमस कहते हैं, या यूनानिमस कंसेंट आपको चाहिए, सबका कंसेंट चाहिए। यानी कि अगर मेरे पास 50 पार्टनर्स है ना, मान लीजिए, या फिर मान लो मेरे पास 30 पार्टनर्स है और इन 30 पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर चाहता है कि मैं इस फॉर्म को डिसॉल्व कर दूं,
तो वो जो एक पार्टनर चाहता है कि मैं इस फॉर्म को डिसॉल्व कर दूं, वो ये काम तभी कर पाएगा जब वो 29 पार्टनर्स का क्या ले पाएगा, कंसेंट। अगर उनका कंसेंट आप नहीं ले पाए तो आप अपनी पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं कर। आई होप आई एम क्लियर विद ईच वन ऑफ यू। ठीक है, तो पार्टनरशिप दो तरीके से बनाई जा सकती है। अच्छा, इसमें भी ना जैसे मैंने अभी बताया था आप सबको कि पार्टनरशिप जो है वो आप लोगों की एक और टाइप की भी हो सकती है। आप अगर कहें जैसे आपकी जर्नल पार्टनरशिप हम लोग कहते हैं, जर्नल पार्टनरशिप जिसमें आप सभी काम करेंगे, सभी कामों के लिए आपने, जैसे मैंने, दिलप्रीत, हरलीन, बितन, विवेक, हम लोगों ने मिलकर कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। तो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना हम पांचों सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ वी आर डूइंग। मतलब इसका कोई नाम रख सकते हैं, NDHB, NDHBV। मैंने इसका कुछ नाम रखना चाह रही हूँ ऐसा कि हमारे लिए प्रोनाउंस करना इजी हो जाए, या फिर हम तीन ही पार्टनर्स लेकर चलते हैं, NDH ऐसे ना, या HBV, मतलब कुछ ऐसे नाम लेकर चलते हैं कि हम लोगों के लिए इजी हो जाए। तो हमने अगर अपना ये कोचिंग इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, इसमें कोचिंग देने का, गुड्स सप्लाई करने का, या फिर प्रमोशन करने का, बच्चों को कोचिंग देने का, फैकल्टीज को हायर करने का, सारे काम हम लोग कर रहे हैं। या फिर हम और भी काम करने को तैयार है, दैट इज अ जर्नल पार्टनरशिप। लेकिन कोई एक ऐसी पार्टनरशिप जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाए, उसे हम लोग क्या बुला देते हैं, स्पेसिफिक पार्टनरशिप। बस। तो बेसिकली जो आपको याद रखनी है वो कौन सी रखनी है, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्योंकि इन्हीं दोनों के बेसिस पे ना आपके आगे चल के रूल्स चेंज होंगे। तो आई एम श्योर आप सबको अब याद हो गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप एट विल। एक ऐसी पार्टनरशिप जो इच्छा से बनी है और इच्छा से डिसॉल्व भी हो सकती है। दूसरा आता है मेरे पास पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो इच्छा से बनी तो है मगर इच्छा से डिसॉल्व नहीं हो सकती। आपको इच्छा अगर चाहिए तो फिर सबकी चाहिए। You need the consent of all the partners before dissolving this kind of firm. पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो होती है ना, ये आप लोगों के एक निर्धारित समय या फिर एक निर्धारित वेंचर के लिए बनाई जाती है। जैसे ही वो वेंचर कंप्लीट हुआ, जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। मगर मैम पार्टनर्स तो बिजनेस करे जा रहे हैं, तो अब यानी कि वो कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। पार्टनर पर्टिकुलर पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर रिजाइन करना चाहता है, वो तब भी उसको सबकी कंसेंट चाहिए होगी। लेकिन पार्टनरशिप एट विल में अगर मान लो कोई पार्टनर रिजाइन करना चाहता है, तो उसे बाकी के पार्टनर्स का कंसेंट नहीं चाहिए। दे जस्ट हैव टू गिव द नोटिस टू ऑल द अदर पार्टनर्स। ठीक है। तो अब आइए फाइनली गाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं मेरी क्लास का आज का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अगर आप लोगों को ब्रेक लेना है तो आप मेरी इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, और पॉज कर लेने के बाद आप अपना ब्रेक लीजिए 2-3 मिनट्स का। रूम में ही थोड़ा सा वॉक करो और वापस आकर बैठ जाओ। राइट, मैं भी सोच रही हूँ 10-20 सेकेंड्स का ब्रेक ले लेती हूँ। आई थिंक इट वुड बी गुड फॉर मी। पॉज कर देते हैं क्या? So, welcome back everyone. Now we are going to discuss about the types of partnership. तो देखो पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप सॉरी हम लोगों ने कर लिया है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे सामने है, दैट इज द एक्टिव पार्टनर। नाम से ही पता लग रहा है, मतलब जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो मैं आप लोगों के सामने ना एक टेबल बनाती हूँ, एंड देन हम उस टेबल के अकॉर्डिंगली अपना पूरा ये पार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, इसकी सेटिंग वेटिंग नहीं हो पाएगी मुझसे। मैं नॉर्मल टेबल आप लोगों के लिए फॉर्म करती हूँ। देखिए, जब भी बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की,
तो एक पार्टनरशिप को बनाते समय हम लोगों के पास जो है ना, बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 हो सकता है। मगर वो कैसा रोल प्ले करते हैं, वो कितना ज़्यादा थर्ड पार्टीज के लिए लाइबल होते हैं, पब्लिक के लिए लाइबल होते हैं, और उनके होने ना होने से क्या फर्म के ऊपर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो सब चीज़ों के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया है, पार्टनर्स को जो है डिवाइड किया है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो मेरे पास आती है वो आती है एक्टिव पार्टनर की। देखो एक्टिव पार्टनर क्या होता है, एक्टिव पार्टनर वो है जो कि तन मन धन तीनों तरीके से आपकी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होता है। तन से, मन से, धन से। यानी कि वो अपनी कैपिटल भी इन्वॉल्व कर रहा है, वो डे टू डे एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके होने ना होने से फॉर्म पे असर भी पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चला गया तो जो काम वो अभी तक पार्टनरशिप में संभाल रहा था वो कौन संभालेगा। तो आपका एक्टिव पार्टनर इज अ काइंड ऑफ अ पार्टनर, क्या है, जो हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप। इसीलिए अगर ये कभी भी अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के जाना चाहता है, ही इज सपोज टू गिव द पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। इसके होने ना होने से, मतलब अगर मान लो ये पागल हो जाए या इसकी डेथ हो जाए या ये परमानेंटली इसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना, तो वो एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से हम अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, वो एक रीजन हो सकता है। मैम, कहने का मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है ना, अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तब तो आप नोटिस दे के डिसॉल्व कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर मेरी सॉरी अगर मेरी पार्टनरशिप एट विल है, तब तो आप नोटिस देके उस फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाई गई है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाई गई है, अगर उससे पहले ही मान लो 12 मंथ्स के लिए एक पार्टनरशिप बनी थी, और वो पार्टनरशिप में मेरे पास 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई और जेड। मान लो इसमें से ये जो एक्स है, ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ द एक्टिव पार्टनर। ठीक है, ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ द एक्टिव पार्टनर, और ये पार्टनरशिप फॉर्म बनाई गई है कितने, 12 मंथ्स के लिए। अभी 5 मंथ्स ही हुए थे और ये जो एक्टिव पार्टनर है एक्स, इसकी डेथ हो जाती है। अब देखो, ये पूरा डे टू डे मैनेजमेंट का हिस्सा था। मतलब आपके प्रोडक्ट्स कौन से आएंगे, उनको उन प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल कौन सा आएगा, फिनिश गुड्स कैसे बनेंगे, मार्केटिंग कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, एम्प्लॉयज कौन से हायर करने हैं। आपका बिजनेस करते समय हमारे पास बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं और बहुत सारे काम भी करने होते हैं। तो एक्टिव पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो कि आपकी फर्म की सारी मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, जो कि मैनेजमेंट में डे टू डे बेसिस पे पार्टिसिपेट भी करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। मैंने बोला ना, तन मन और धन से। तो ये वो पार्टनर है जो कैपिटल भी लगाएगा, जो काम भी करेगा, दिमाग भी लगाएगा, और इसके ना होने से ना फर्म की एग्जिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो मान लो ये मेरी है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये है मेरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो कि 12 महीने के लिए बनाई गई थी। इसमें हमारे पास मान लो ये तीनों एक्टिव पार्टनर्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों एक्टिव पार्टनर हो, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में से एक ही एक्टिव पार्टनर हो। अब जो मान लेते हैं एक्स जो है हम लोगों का एक एक्टिव पार्टनर है, इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ के बाद वाई कहता है कि यार पार्टनरशिप को ना एंड करो। तो वाई ने क्या बोला, पार्टनरशिप को एंड करते हैं, हम लोग अपनी पार्टनरशिप को एंड करते हैं। जेड बोल रहा है पार्टनरशिप का एंड नहीं होगा, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, 12 महीने तक चलेगी। तो लॉ कहता है कि वाई अगर चाहे तो कोर्ट में जाकर इस चीज की अपील कर सकता है, और ये ग्राउंड दे सकता है, ये बेसिस दे सकता है कि यार हमने माना पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनाई है, माना 12 महीनों के लिए इस पार्टनरशिप को फॉर्म किया है, मगर हमारी इस पार्टनरशिप में ना जो मेन एक्टिव पार्टनर है, जो सब कुछ हैंडल कर रहा था, मतलब प्रोडक्ट के आने से लेके उनके फिनिश प्रोडक्ट से लेके उनके सेल होने तक का, मतलब एम्प्लॉयज को हायर करना, उनकी सैलरीज पे करना, एंड देन फिर उनका जो है ग्रेचुटी या कुछ भी देना। तो मतलब वाई बोलता है कि यार एक्स सब कुछ हैंडल करता था, अब अगर वो ही नहीं रहा तो इस पार्टनरशिप को चलाने का भला क्या फायदा, राइट। अगर जेड ने मान गया, जेड अगर आपका मान जाता है तो ठीक, नहीं मानता है तो वाई के पास पूरा राइट है कि वो कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट में जाकर जो है डिमांड कर सकता है क्या, कि इनसैनिटी और परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ द एक्टिव पार्टनर इज द वैलिड ग्राउंड टू डिसॉल्व द होल फॉर्म। सोचो अगर ये मेरी पार्टनरशिप एंड विल होती,
तो उस केस में तो किसी पार्टनर को किसी से सजेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने बाकी पार्टनर्स को नोटिस दो, पब्लिक नोटिस दो न्यूज़पेपर्स में, और उस फॉर्म को डिसॉल्व कर दो। लेकिन अगर मेरी यही पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की कंसेंट के बिना जा नहीं पाएगा, हमने यही पढ़ा था ना। लेकिन लॉ कहता है ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर एक्टिव पार्टनर ही ना रहे पार्टनरशिप फॉर्म में, तब तो वो मेरी चाहे से पर्टिकुलर पार्टनरशिप ही क्यों ना हो, दैट कैन बी डिसॉल्व। यानी कि आप समझ सकते हो कि एक्टिव पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जिसने अपनी कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करी है, जो डे टू डे मैनेजमेंट का हिस्सा भी है। ठीक है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बनाता है तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टीज को लाइबल भी होता है। थर्ड पार्टीज का मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टीज का मतलब जो भी फर्म को और पार्टनर्स को छोड़ के जो भी है, जो फर्म के साथ डील कर रहे हैं, चाहे उसके कस्टमर्स हैं, चाहे उसके सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो सब थर्ड पार्टीज हैं। तो एक्टिव पार्टनर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट का भी हिस्सा बनता है, डे टू डे मैनेजमेंट का, थर्ड पार्टीज को भी ये लाइबल होता है। अब एक्टिव पार्टनर के होने ना होने से इस आपकी उसकी एग्जिस्टेंस से फॉर्म की एग्जिस्टेंस के ऊपर फर्क पड़ता है। मतलब अगर कल को इसकी डेथ हो जाए या वे इंसॉल्वेंट हो जाए, इसके ना रहने की वजह से फॉर्म को डिसॉल्व करने का एक सॉलिड ग्राउंड मिल जाता है। फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। फर्म जो है वो आपकी डिसॉल्व हो सकती है सिर्फ इस रीजन की वजह से कि यार हमारी इस फर्म में ना जो एक्टिव पार्टनर था वो छोड़ के चला गया, उसने या तो रिजाइन मार दिया, या तो उसकी डेथ हो गई, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया। करेक्ट। बाकी इसको छोड़ के जाना है या नहीं जाना है वो डिपेंड करता है कि ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप एट विल। अगर एक्टिव पार्टनर छोड़कर जाना चाहता है इन पर्टिकुलर पार्टनरशिप तो सबका कंसेंट चाहिए, और अगर ये अपनी मर्जी से छोड़ के जाना चाहता है तो वो पार्टनरशिप एट विल में ही हो सकता है, बाय ओनली गिविंग अ पब्लिक नोटिस। करेक्ट। तो एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एक्टिव पार्टनर इज अ पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, जो पार्टनरशिप की डे टू डे मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। ये पब्लिक नोटिस भी देता है, ही गिव्स पब्लिक नोटिस फॉर हिज रिटायरमेंट। अगर इसको रिटायर करना है ना, तो इसको सिर्फ अपने पार्टनर्स को इन्फॉर्म नहीं करना है, इसको पूरी पब्लिक को इन्फॉर्म करना है। क्योंकि पब्लिक की नजर में ये जो फॉर्म चल रही है XYZ फॉर्म, इस फॉर्म में एक्स भी काम कर रहा है। पब्लिक तो यही सोच रही है, इसमें आपका एक्स भी काम कर रहा है। अब अगर एक्स छोड़कर जाना चाहता है तो वो सिर्फ वाई और जेड को नहीं बताएगा, वो बाकी के सभी लोगों को बताएगा। कैसे? न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस देकर। इसके होने ना होने से फर्म की एग्जिस्टेंस के ऊपर डाउट आ जाता है, और जिसकी वजह से ये एक सॉलिड ग्राउंड बन जाता है टू डिसॉल्व द होल फर्म। इसके होने ना होने से फर्म की एग्जिस्टेंस पे काफी फर्क पड़ेगा कि फर्म अब चलेगी या नहीं चलेगी। करेक्ट। एक होता है मेरे पास क्या? स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? ध्यान से सुनना। स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो नहीं जो सोता रहता है, ये वो पार्टनर होता है जो कि अपनी तरफ से कैपिटल तो लगाता है मगर ये मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, ये आता नहीं है। जैसे मान लो हमारी जो पार्टनरशिप चल रही थी, हमारी पार्टनरशिप चल रही थी नीति की, हरलीन, DBH, NDH है ना। ये तीन पार्टनर्स है हमारे पास। एक है आपकी नीति मैम, ठीक है, एक है हमारे पास दलप्रीत, एक है हम लोगों के पास हरलीन। तो ये हम तीनों पार्टनर्स हैं इस पार्टनरशिप फॉर्म में। करेक्ट। हम तीनों क्या हैं? पार्टनर्स हैं इन पार्टनरशिप फॉर्म में, जिसमें मैं मान के चलती हूँ कि जो दलप्रीत है ना, वो है हमारी एक्टिव पार्टनर। ये प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट इसने ओपन करवाने में इसने पूरे एफर्ट्स मारे, इसने पैसा भी लगाया, ये मैनेजमेंट भी हैंडल करती है, थर्ड पार्टीज के साथ डील भी करती है, थर्ड पार्टीज के लिए लायबल भी है। कल को अगर ये मतलब कल को थर्ड पार्टीज का कोई भी पैसा लेना या देना है ना, तो शी इज टोटली एंड कंप्लीटली लायबल टू द थर्ड पार्टीज। समझ रहे हो? थर्ड पार्टीज के लिए तो सभी लायबल होते हैं, शायद ही कोई होता है कि जो लायबल ना हो। आपने पार्टनरशिप फॉर्म करी है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, देन दैट मीन्स कि आप थर्ड पार्टीज के लिए लायबल हो। मतलब कि अगर कल को एनडीएच में की फॉर्म ने कल को अगर एनडीएच की फॉर्म में दलप्रीत ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया और वो कॉन्ट्रैक्ट फिर फुलफिल नहीं किया, तो जो थर्ड पार्टी है ना, वो मेरे अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकती है, हरलीन के अगेंस्ट भी कर सकती है। करेक्ट।
यही होती है ना आपकी म्यूचुअल एजेंसी। तो सबसे पहला टाइप ऑफ पार्टनर क्या था? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जो कि कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट का भी हिस्सा होता है, थर्ड पार्टीज के लिए भी लायबल होता है, ये आपका थर्ड पार्टीज के लिए लायबल होता है। और इसके होने ना होने से आपकी फर्म की एग्जिस्टेंस के ऊपर डाउट क्रिएट होता है। अच्छा, एक्टिव पार्टनर डेफिनेटली प्रॉफिट्स का भी हिस्सा होता है। नेक्स्ट आता है मेरे पास स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को मैं डॉर्मेंट पार्टनर भी बुलाती हूँ। ये वो पार्टनर है जो ना फॉर्म में पैसा तो लगाने के लिए तैयार है, मगर डे टू डे उसकी मैनेजमेंट हैंडल करने को तैयार नहीं है। मतलब ये रोज रोज फॉर्म में आने को और फिर उसके बिजनेस को हैंडल करने का ना ये स्ट्रेस नहीं लेना चाहता। तो ये इसने डे वन से बोल दिया कि यार मैं पैसा लगा दूंगा, मुझे प्रॉफिट्स भी दे देना, मगर ये रोज की जो मगजमारी है ना कि स्टूडेंट का एडमिशन कराओ, फैकल्टी को अपॉइंट करो, क्लासेस अरेंज कराओ, टाइम टेबल बनाओ, टेस्ट लो, ये सब मैं नहीं कर सकता। मान लीजिए कि हरलीन जो है, हरलीन ने बोला कि वो बनना चाहती है स्लीपिंग पार्टनर, मतलब वो कैपिटल भी लगाना चाहती है, वो प्रॉफिट्स भी लेगी, ठीक है, लेकिन ये डे टू डे मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी। अब देखो, कल को अगर गॉड फॉरबिड अगर हरलीन जो है वो रिटायरमेंट ले ले या पागल हो जाए, इंसेन हो जाए, फर्म को छोड़ के चली जाए, तो उसके होने ना होने से क्या फर्म की मैनेजमेंट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। उसने तो सिर्फ पैसा लगाया था और बदले में पैसा ही ले रही थी। वो रोज आती तो नहीं थी, उसे नहीं पता कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे रन करना है। तो उसके होने ना होने से फर्म की एग्जिस्टेंस पर कोई खासा फर्क पड़ने नहीं वाला। सोचो, कल को अगर हरलीन छोड़कर चली जाए और उसके जाते ही ना, इसने हरलीन ने क्या किया, रिजाइन मार दिया, ठीक है, उसके जाते ही उसके जाते ही ना मैंने क्या बोला कि यार ये ना फर्म अब ना डिसॉल्व करते हैं, हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप चल रही है, पर्टिकुलर, अगर पार्टनरशिप एट विल होगी तब तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, मगर ये मेरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है जिसमें हरलीन द स्लीपिंग पार्टनर ये छोड़ के चली गई। इसके जाते ही मैंने क्या बोला दलप्रीत को कि दलप्रीत फॉर्म ना खत्म करते हैं, फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं, बिकॉज हमारी हरलीन तो जा ही चुकी है, तो एक पार्टनर चला गया है, तो दिस इज द रीजन ना वी कैन डिसॉल्व द फॉर्म। दलप्रीत कह रही है कि मैम फॉर्म डिसॉल्व नहीं होगी, मैं बोल रही हूँ कि फॉर्म जो है वो डिसॉल्व होगी, दलप्रीत कह रही है मैम नहीं होगी। अब मैं कोर्ट में चली गई और मैं कोर्ट में जाके क्या कह रही हूँ कि सर देखो, हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, मुझे इससे कंसेंट लेना पड़ रहा है फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए, मगर दिलप्रीत इस फॉर्म को डिसॉल्व नहीं कर रही। तो कोर्ट मुझसे पूछेगा ना पहले, मैम आप किस बेसिस पे कह रहे हो फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए? मैंने कहा कि मैम सर, माय लॉर्ड, हरलीन ना छोड़ के चली गई, हरलीन हैज लेफ्ट द फॉर्म, शी हैज लेफ्ट द फॉर्म, दैट इज व्हाई आई वांट द फॉर्म टू बी डिसॉल्व्ड। तो लॉ मेकर्स क्या कहेंगे, कोर्ट मुझे क्या समझाएगा कि मैडम हरलीन जब अगर चली भी गई तो उससे फर्म के काम पर कोई खास फर्क थोड़ी ना पड़ा, काम तो वैसे भी सारा दिलप्रीत हैंडल कर रही थी। तो हरलीन के होने ना होने से आपके फर्म की एक्टिविटीज पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो वैसे भी दिलप्रीत हैंडल कर रही थी। तो फिर आप किस वजह बेसिस पे कह रहे हो कि फर्म को डिसॉल्व कर दे? फॉर्म डिसॉल्व नहीं होगी, ये चलती रहेगी तब तक जब तक वो पर्टिकुलर पर्पस या टाइम पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। हाँ, ये स्लीपिंग पार्टनर है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये थर्ड पार्टीज के लिए लाइबल नहीं होगी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आपके डेब्ट्स बनते हैं, जो भी आपके डेबिट्स होते हैं, जो भी नुकसान है या फिर कोई पेमेंट्स है, उन सब के लिए जितनी मैं और दिलप्रीत लाइबल हैं उतनी ही हरलीन भी लाइबल होगी। तो हरलीन हम लोगों के लिए क्या है, एक स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब हु डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये डे टू डे एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं होती, ये डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी नहीं करती। समझ रहे हो, ज्यादातर तो थर्ड पार्टीज इसको जानती भी नहीं है कि ये है भी फॉर्म में, क्योंकि ये डील ही नहीं करती, ना ये एम्प्लॉयज के साथ डील करती, ना सप्लायर्स के साथ, ना डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, ना स्टूडेंट्स के साथ, ना फैकल्टीज के साथ। इसने तो बस पैसा लगाया और प्रॉफिट लेने के लिए हर 6 महीने में आ जाती है, रोज नहीं आती, ना ही मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो अगर ये कल को चली भी जाए छोड़ के, किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क मुझे पड़ेगा, हरली दलप्रीत को पड़ेगा, बाकी पार्टनर्स को फर्क पड़ेगा, मगर पूरी पब्लिक को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो वैसे भी हरलीन के बारे में नहीं जानते थे। इसीलिए लॉ मेकर्स कहते हैं कि जो स्लीपिंग पार्टनर है, अगर वो छोड़कर जाना चाहता है, अगर आपका
जो स्लीपिंग पार्टनर है, जिसे मैं डॉर्मेंट पार्टनर कहती हूँ, स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो पार्टनर हु डज नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, अगर वो आपके फर्म को छोड़ के जाना चाहता है ना, तो उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नोबडी नोज अबाउट देम, राइट? सो दैट sleeping partner is not required to give any public notice of his retirement. उसके होने ना होने से फॉर्म के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए आपके स्लीपिंग पार्टनर की इनसैनिटी और परमानेंट इनकैपेसिटी कैन नॉट बी द ग्राउंड और कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रीजन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। हाँ, थर्ड पार्टीज के लिए ये लाइबल है, मतलब कल को अगर हमें किसी क्रेडिटर के कल को अगर हमें क्रेडिटर के 30 लाख रुपए देने हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 30 लाख रुपए सिर्फ मैं और दलप्रीत देंगे, नहीं, वो 30 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए हरलीन को भी देने होंगे, हम मांगेंगे उससे जाके पैसा। हो सकता है थर्ड पार्टीज जानती नहीं है इसके बारे में, मगर हम तो जानते हैं ना कि हमारी पार्टनर है, शी इज लाइबल टूवर्ड्स दी थर्ड पार्टीज, मगर इसके होने ना होने से फॉर्म के रहने या फिर खत्म हो जाने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस कैन नॉट बी द ग्राउंड, हर रिटायरमेंट, हर इंसैनिटी, हर परमानेंट इनकैपेसिटी कैन नॉट बी दी कंसिडर्ड एज अ रीजन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, एक्टिव पार्टनर के बारे में। एक्टिव पार्टनर का एग्जांपल मैंने क्या दिया, दलप्रीत। दलप्रीत इज एन एक्टिव पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये डे टू डे मैनेजमेंट का हिस्सा होती है, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करती है, प्रॉफिट्स भी लेती है, लॉसेस के टाइम पे लॉसेस भी शेयर करती है। अब अगर इसके बारे में सब जानते हैं, इन एंड आउट एवरीबडी नोज अबाउट कि दलप्रीत जो है इस फॉर्म की एनडीएच पार्टनरशिप फॉर्म की पार्टनर है, इसीलिए अगर ये छोड़ के जाना चाहती है तो इसको पहले पब्लिक में नोटिस देना पड़ेगा, और इसके चले जाने से ना हमारी फर्म के ऊपर काफी असर पड़ सकता है, इसीलिए दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। वो एक रीजन, एक वैलिड रीजन माना जा सकता है इस फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। स्लीपिंग पार्टनर मतलब डॉर्मेंट पार्टनर, पैसिव पार्टनर, जो कि मतलब आता नहीं है फर्म में, ये वो पार्टनर है जिसने पैसा लगा दिया, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट ले लेगा, लॉसेज होगा तो लॉस भी झेलेगा, मगर ये आपका कभी भी डे टू डे मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होता। इसको पता ही नहीं है हमारे कितने फैकल्टी हायर हुए, कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं भाई हम, मगर फिर भी इनको आइडिया नहीं है क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करती। इन्होंने डे वन से ही बोल दिया था, हरलीन ने कहा था, हरलीन ने क्या कहा था कि देखो भाई, मेरी अपनी खुद की फुल टाइम जॉब चल रही है, मैं तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, मेरी अपनी प्रॉपर फुल टाइम जॉब चल रही है, मैं इस पार्टनरशिप में पैसा तो लगा सकती हूँ, मगर मैं यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे बेचारी दलप्रीत, सब कुछ उसको हैंडल करना पड़ता है, मगर यहाँ पे बेचारी हरलीन भी है कि उसने अपना पैसा किसी और के हाथ में दे दिया है कि जाओ अपनी मर्जी से खर्च करो, बिजनेस चलाओ, प्रॉफिट होगा तो दे देना, लॉस होगा तो मैं भी बांटूंगी। तो दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान भी हैं। किसके रहने ना रहने से फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, किसके जाने ना जाने से फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, वही चीजें हम कर रहे हैं। तो स्लीपिंग पार्टनर, पैसिव पार्टनर या फिर डॉर्मेंट पार्टनर आपका क्या होगा, is a partner who does not take an active part in the conduct of the business. He is not required to give the public notice of his retirement. Insanity or permanent incapacity cannot be considered as a reason for the dissolution of the firm. इनके होने ना होने से फर्म के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कल को अगर ये चली जाए और फिर नीति मैम ये बोले कि दलप्रीत खत्म करते हैं फॉर्म को, दलप्रीत कह रही है नहीं मैम, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, 12 महीने के लिए बनाई है, 12 महीने चलेगी, मैं कह रही हूँ नहीं यार प्लीज खत्म करते हैं, तो अभी झगड़ा हो गया ना, कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट। तो कोर्ट को भी तो कोई वैलिड रीजन देना पड़ेगा। अब मैं जाके बोल रही हूँ कि सर हमारी स्लीपिंग पार्टनर ना छोड़ के चली गई, तो कोर्ट मुझे बोलेगा मैम वो तो वैसे भी स्लीपिंग पार्टनर थी ना, वो तो आपकी मैनेजमेंट हैंडल नहीं कर रही थी, तो वो चली भी गई तो क्या फर्क पड़ा, पैसों का ही तो ये हुआ ना कि कैपिटल और वो सब वापस करना है, तो ठीक है वो कर देना आप दोनों मिलके धीरे धीरे, फॉर्म खत्म नहीं होगी 12 महीने से पहले। मगर मैम अगर ये मेरी पार्टनरशिप एट विल हुई तब तो सारी टेंशन ही खत्म, कोई भी एक पार्टनर पब्लिक नोटिस देके पूरी की पूरी फॉर्म डिसॉल्व कर सकता है। मैंने कहा था ना जो रूल्स पढ़ेंगे हम आगे चल के, दैट विल बी बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एट विल या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप।
तो हमारी इस पार्टनरशिप में एंड मैंने क्या बोला, हमारी इस पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स है? हमारी इस पार्टनरशिप में मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया किसके बारे में, एक्टिव पार्टनर। कौन बन रही है एक्टिव पार्टनर हमारे बीच में? दिलप्रीत। फिर है स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, उस वो हमने किसको बना दिया? हरलीन को। अच्छा, फिर आता है हमारे पास नॉमिनल पार्टनर। मान लो आपकी नीति मैम है नॉमिनल पार्टनर, आई एम द वन हु इज द नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो ना तो अपना पैसा लगाएगा, देखो ध्यान से, आई टेल यू। मान लो मुझे ना दिलप्रीत और हरलीन ने अप्रोच किया था, दिलप्रीत ने और हरलीन ने मुझे अप्रोच किया था क्या बोलकर कि नीति मैम आप हमारे साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाओ। मैंने क्या बोला कि यार देखो मेरा ना अपना अच्छा खासा करियर सेटल्ड है, इस्टेब्लिश्ड है, दुबई में भी मेरा अपना अच्छा काम चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है। अब मैं एक नई पार्टनरशिप और अगर बनाऊंगी ना तो मैं उसको टाइम नहीं दे पाऊंगी। प्लस मैं अभी फाइनेंशियली भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, मैंने मना कर दिया। फिर मुझे दिलप्रीत ने क्या बोला कि नीति मैम आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिलप्रीत मैडम मेरे पास आई और क्या कहती है, मैम आपको पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस अपना नाम दे दो हमें कि आप साथ में जुड़े हुए हो। क्योंकि इंडिया में सब जानते हैं कि आप लॉ पढ़ाते हो, है ना, मान लेते हैं ना, अपनी तारीफ खुद कर देती हूँ मैं। तो नीति मैम आप हमारे साथ नॉमिनल पार्टनर की कैटेगरी में आ जाओ। नॉमिनल पार्टनर, अब सुनो मेरी बात, कौन है? ये कैपिटल नहीं देते, ये मैनेजमेंट का हिस्सा भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट्स भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कैपिटल नहीं लगाई तो प्रॉफिट्स क्यों लेंगे? लेकिन बच्चे मैंने अपना नाम तो दिया है ना, नेम, द पर्सन हु हैज गिवन द नेम, उस नेम के बदले में जो भी रॉयल्टी बनती है वो मुझे पे कर देना। अच्छा, क्या मैं थर्ड पार्टीज के लिए लाइबल होंगी? यस। क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो एक ऐसे पार्टनर की जिसके नाम पर ही पब्लिक आएगी, मान लो, है ना, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टीज उसके नाम से आ रही हैं, तो ये नॉमिनल पार्टनर थर्ड पार्टीज को भी लाइबल होगा, डेफिनेटली होगा। इनके होने ना होने से क्या फर्म के ऊपर फर्क पड़ेगा? हाँ भी और ना भी, दोनों तरीके से। देखो आई एम नॉट हैंडलिंग द मैनेजमेंट, नीति मैम आपकी क्या बना दिया हमने यहाँ पर, एक नॉमिनल पार्टनर, जो कि मैनेजमेंट तो हैंडल नहीं कर रही है ना, आई एम नॉट हैंडलिंग दी मैनेजमेंट। तो कल को अगर मैं नहीं रही तो नाम जरूर जो है कहीं ना कहीं वो मतलब अगर हम कहें तो सब जगह आ जाएगा कि हाँ यार नीति मैम हट गई, नीति मैम शी इज नॉट द पार्ट ऑफ इट। मगर डे टू डे मैनेजमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो वैसे भी दिलप्रीत संभाल रही है, करेक्ट। सो नॉमिनल पार्टनर अगर मैं कहूं तो कौन होता है, ध्यान से देखो, who gives only his name to the firm, he's been paid fees for it। मतलब मैंने अपना नाम दिया और उसके बदले में फीस ले ली, कोई कैपिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, एंड नो कैपिटल नो प्रॉफिट शेयरिंग, ना मैंने कैपिटल लगाया ना मुझे प्रॉफिट्स का शेयर चाहिए। लेकिन अगर मुझे इस फॉर्म को छोड़ना है, अगर मुझे अपना नाम इस फॉर्म से हटाना है, देन आई एम सपोज टू गिव द पब्लिक नोटिस ऑफ द रिटायरमेंट। अब जैसा कि मैंने बोला कि आपकी नीति मैम क्या है, एक, क्या है आपकी नीति मैम? नॉमिनल पार्टनर। मैं डे टू डे मैनेजमेंट तो नहीं संभाल रही ना, तो मेरे होने ना होने से फर्म की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसैनिटी, मेरे पागल हो जाने की वजह से या परमानेंट इनकैपेसिटी, किसी भी वजह से, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रीजन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड व्हाट, एज अ रीजन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अच्छा, लेकिन ये तीनों ही पार्टनर्स जो हैं, ये तीनों ही पार्टनर्स दे आर लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। मतलब एक्टिव पार्टनर तो है ही है लाइबल, क्योंकि उसके बारे में तो सब जानते हैं। स्लीपिंग पार्टनर के बारे में सब ना भी जानते हो तब भी अगर कल को कोई नुकसान हुआ स्लीपिंग पार्टनर को पे करना पड़ेगा, करेक्ट। नॉमिनल पार्टनर के तो नाम पर ही दुनिया आ रही है, तो डेफिनेटली अगर कल को कोई बात हुई नॉमिनल पार्टनर को भी घसीटा जाएगा, कोर्ट में मुझे भी जाना पड़ेगा कल को कोई बात हुई तो, चाहे से मैं पैसा दूं या ना दूं, बट आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। क्योंकि नाम तो मेरा भी खराब होगा ना कि अरे अरे ये तो वही फर्म है जहाँ पे नीति मैम भी काम करती है, चाहे अंदर से सबको पता नहीं है कि मैं तो वर्क आई एम जस्ट वर्किंग एज अ व्हाट, नॉमिनल पार्टनर।
एम आई क्लियर विद दिस एवरीवन? आई होप आई एम। तो मैंने अभी अभी तक आप लोगों को सिर्फ 3 पार्टनर्स कराए। एक एक्टिव पार्टनर, दूसरा डोरमेंट पार्टनर, तीसरा नॉमिनल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर एंड डोरमेंट पार्टनर। चलो, अब ब्रेक लेना हो तो तुम लोग ले लेना, मैं ब्रेक नहीं ले रही हूँ बिकॉज आई हैव टू डील विद इट। अब देखो हुआ क्या, मैं आपको लेकर जाती हूँ, पहले सब पार्टनर कराती हूँ बिकॉज सब पार्टनर ना बहुत ईजी है। मेरी ना एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है एंड एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा खासा एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा। मान के चल रहे हैं मेरी एक पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है एनडीएच कोचिंग इंस्टीट्यूट। एनडीएच कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैं क्या बात कहूँ कि इसमें आपकी नीति मैम ने भी मान लेते हैं कि हम तीनों एक्टिव पार्टनर हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या तीनों एक्टिव पार्टनर हो सकते हैं? यस, डेफिनेटली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम क्या तीनों नॉमिनल पार्टनर हो सकते हैं? हाउ दैट कैन बी पॉसिबल? किसी एक को तो एक एक्टिव पार्टनर होना तो जरूरी है। मैम क्या तीनों स्लीपिंग पार्टनर्स हो सकते हैं? नहीं रहे, एक तो एक्टिव पार्टनर चाहिए जो डे टू डे की मैनेजमेंट को संभालेगा, जो इस फर्म की सारे कंडक्ट को हैंडल करेगा। तो अभी दूसरा एग्जाम्पल एक लेके चल रहे हैं। इस एग्जाम्पल में हम तीनों के तीनों पार्टनर्स जो हैं एक्टिव पार्टनर्स हैं। आपकी नीति मैम ने कंट्रीब्यूट किए हैं 8 लाख रुपीस इस पार्टनरशिप, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। दिलप्रीत जो है, इसने भी मान के चलो इन्वेस्ट किए हैं 8 लाख रुपीस। हरलीन जो है, ठीक है, और इसने भी इन्वेस्ट किए हैं क्या, 8 लाख रुपीस। तो 8-8 लाख के हिसाब से 24 लाख की इन्वेस्टमेंट है। इस 24 लैक्स की इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। देखो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। बच्चों के एडमिशन लेना, उनकी काउंसलिंग करना, एक बारी बच्चे ने एडमिशन ले लिया उनको बुक्स इशू करवाना, उनकी क्लासेस जो है वो शेड्यूल कराना, ये क्लासेस करवाने के लिए फैकल्टीज को हायर करना, राइट। बच्चों के टेस्ट पेपर्स जो हैं वो कंडक्ट कराना, उनको एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से गाइडेंस देना, बहुत सारे, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड। इट्स नॉट दैट इट्स अ वेरी इजी जॉब, नो इट्स नॉट। नो जॉब इज एन इजी जॉब, राइट। अभी हुआ क्या कि मेरी बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा मान के चल रही हूँ, इट इज अ पार्टनरशिप एट विल। मेरी ये जो पार्टनरशिप चल रही है इट इज अ पार्टनरशिप एट विल। अब अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, खूब भगवान की दया से खूब पैसा भी आ रहा है और खूब लर्निंग भी हो रही है, खूब अच्छे से सब कुछ चल रहा है। एक दिन मेरी फ्रेंड है, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है श्रुति, ठीक है। श्रुति ने मुझे अप्रोच किया और क्या बोला कि यार नीति, ये जहाँ तुम इतना पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, क्या मैं भी इस पार्टनरशिप फॉर्म का हिस्सा बन सकती हूँ? तो मैंने कहा यार श्रुति, तुम डॉक्टर हो, शी इज फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड। मैंने कहा तुम डॉक्टर हो, तुम इसमें क्या ही कंट्रीब्यूट कर लोगे, क्या ही कर लोगे यार तुम? हाँ, तुम्हें आना है तो तुम एज अ स्लीपिंग पार्टनर आ सकती हो, पैसा लगा सकती हो, प्रॉफिट्स लेके जा सकती हो, मगर आई डोंट थिंक सो दैट इट विल बी मच हेल्पफुल, क्योंकि हम लोगों का ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये सीए, सीएस और सीएमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ठीक है। ऐसे वाले कोर्सेज कराता है, मेडिकल कोर्सेज तो करवाता ही नहीं है। फिर भी श्रुति बनना चाहती थी डॉक्टर, आई मीन डॉक्टर तो वो है ही है, मतलब शी वांटेड टू बी दी पार्टनर। तो श्रुति की इस बात को आपकी नीति मैम ने दिलप्रीत से और हरलीन से शेयर किया। अब देखो क्या होता है ना, एज पर द लॉ, सुनो, अगर कभी भी आपकी बनी बनाई पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर एंटर करना चाहता है, बनी बनाई पार्टनरशिप में इफ न्यू पार्टनर वांट्स टू एंटर, वी नीड द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। हमें सबका कंसेंट चाहिए। अब देखो मेरी तो ये बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरी क्या है, ये बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं तो चाहूंगी अच्छा है भाई आ जा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दिलप्रीत ने मना कर दिया, हरलीन ने तो हाँ कर दी, हरलीन ने कहा ठीक है मैडम कर लेते हैं, लेकिन दिलप्रीत मैडम ने मना कर दिया कि नहीं मैम, ऐसे साइंस बैकग्राउंड के लोगों को लेके हम क्या करेंगे, प्लस पार्टनरशिप इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। नीति मैम हम आपको जानते हैं, हम हरलीन को जानती हूँ, मैं श्रुति मैडम को नहीं जानती, ऐसे कैसे मैं किसी के भी साथ पार्टनरशिप कर लूँ? आई डोंट वांट हर टू बी दी पार्टनर।
तो दलप्रीत के मना करने की वजह से, माना कि मैंने हाँ कर दी है, हरलीन ने भी हाँ कर दी है, मगर दलप्रीत ने मना कर दिया। एंड एज पर द लॉ वी नीड द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो सुनो यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि श्रुति का अब एज अ पार्टनर शी कैन नॉट बी एडमिटेड, इसका एडमिशन नहीं हो सकता एज अ पार्टनर। तो बट श्रुति तो चाहती थी कि नीति यार तेरे साथ पार्टनरशिप करती हो, थोड़ा हम भी पैसा कमाएंगे, कुछ हम भी करेंगे। तो मैंने श्रुति को क्या बोला कि श्रुति देख ऐसा करते हैं, देख इस फॉर्म की तो तुम पार्टनर नहीं बन सकती, इस फॉर्म की तुम पार्टनर नहीं बन सकती क्योंकि मुझे उस फॉर्म के सभी पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। लेकिन हाँ एक चीज हो सकती है, वो क्या, वो ये हो सकता है कि तुम मेरी पार्टनर बन जाओ। मतलब मैंने नीति ने इस फॉर्म में पूरे 8 लाख रुपए लगाए हैं, तो ऐसा करो श्रुति तुम मुझको दे दो 4 लाख रुपए, और मैं बदले में तुम्हें क्या दूंगी, जो भी प्रॉफिट्स मुझे फॉर्म से मिलता है उसका 50%। मतलब मान लो मेरा प्रॉफिट अगर फॉर्म से बनता है 2 लाख का, दलप्रीत का भी बनता है 2 लाख का प्रॉफिट, हरलीन का बनता है 2 लाख का प्रॉफिट एवरी मंथ का, तो वो 2 लाख में से 1 लाख श्रुति मैं तुझे दे दिया करूंगी। मतलब मैं दे रही हूँ इसको प्रॉफिट्स, और ये इसने मुझे बदले में दी है क्या, 4 लाख की कैपिटल। अब देखो यहाँ पर श्रुति फॉर्म की पार्टनर नहीं है, किसकी पार्टनर है ये, किसकी पार्टनर है ये, सिर्फ मेरी पार्टनर है। शी इज जस्ट माई पार्टनर। तो पार्टनर के पार्टनर को हम क्या कहते हैं, सब पार्टनर। पार्टनर के पार्टनर, इनका फॉर्म के ऊपर कोई हिस्सा नहीं है, ना ये फॉर्म के अकाउंट्स चेक कर सकती हैं, ना ये फॉर्म के रिकॉर्ड्स चेक कर सकती हैं, ना ही ये फॉर्म के ऑफिस में बैठ सकती है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये बस प्रॉफिट का हिस्सा ले सकती है, वो भी मुझसे। फॉर्म के ऊपर इनका कोई राइट नहीं है, इनके होने ना होने से फॉर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हो, देर इज नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग। इनके बारे में कोई जानता भी नहीं है कि शी इज द पार्टनर ऑफ द फॉर्म, क्योंकि ये फॉर्म की पार्टनर है ही नहीं, ये तो मेरी पार्टनर है। दैट इज वाई लॉ कहता है सब पार्टनर इज नॉट लाइबल टू थर्ड पार्टी। ऑल्सो अगर कल को श्रुति कहती है नीति यार अब ये पार्टनरशिप ना एंड करते हैं, तो उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक तो वैसे भी नहीं जानती दैट श्रुति इज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ यू नो दिस पार्टनर। ये फॉर्म के पार्टनर नहीं होते। ये कब है, इट हैपेंस व्हेन अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर क्यों बोल रही हूँ मैं, फॉर्म के लिए तो स्ट्रेंजर ही है ना। इट हैपेंस व्हेन अ स्ट्रेंजर मेक्स एन अग्रीमेंट विद द पार्टनर। यहाँ पे वो स्ट्रेंजर कौन थी, श्रुति। शी मेड द अग्रीमेंट विद मी, नीति, एंड he does not have any right against the firm but only against the partner with whom he has agreed। तो पार्टनर के जो पार्टनर बनता है ना उसे हम कहते हैं सब पार्टनर, ये फॉर्म का पार्टनर नहीं होता। ठीक है, तो हम ये भी नहीं कहते कि इसने फॉर्म की कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है, नहीं, इन्होंने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करी है, वो अलग ही चल रही है, एक्सटर्नल, बाहर ही बाहर है वो। ना ये फॉर्म के अकाउंट्स चेक कर सकते, ना रिकॉर्ड चेक कर सकते, ना ही ये फॉर्म की एक्टिविटीज के लिए लाइबल है। He is not liable to third parties nor is required to give the public notice of his retirement। Am I clear with this everyone? Guys प्लीज मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना जैसे ही आप ये सेकंड लेक्चर देख लो। प्लीज डू ड्रॉप मी अ मैसेज कि हाँ मैम समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पार्टनरशिप एक्ट के फोल्डर के साथ में ना आप लोगों के लिए एमसीक्यूज जो है वो भी मैं इसके ड्राइव में आप लोगों के लिए डाल दूंगी, ताकि आप क्या करें, जैसे ही आप एक एक लेक्चर देखते जाए ना, आप 20-20 एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ। जब आप 20-20 एमसीक्यूज इस तरीके से सॉल्व करते जाओगे ना, आपको एक कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि हाँ यार हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी 20 एमसीक्यू सॉल्व करने में ना हार्डली आप लोगों को 15 मिनट लगते हैं। तो आपने 1.5 घंटे का 2 घंटे का ये लेक्चर लिया, 15 मिनट आपने एमसीक्यू सॉल्व किए, फिर आप अपना मान के चलिए कि मेरा आज का ये लॉ का पार्ट खत्म हुआ। समझ रहे हैं, तो वो एमसीक्यू कोशिश करिएगा, अगर मैं ना अपलोड कर पाऊँ तो मुझे बता देना, मैं अपलोड कर दूंगी, बट आई विल रिमेंबर कि मुझे करना है, नॉट टू वरी। तो हम लोगों ने अभी तक 3 तरीके के पार्टनर्स के बारे में पढ़ा, एक एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। अच्छा एक और हम लोगों ने पढ़ा क्या, सब पार्टनर। सब पार्टनर क्या होता है ना, ये फर्म से अलग ही होता है। पार्टनर के पार्टनर को हम कहते हैं सब पार्टनर, इसका फर्म के ऊपर कोई राइट नहीं होता है।
फर्म को ये कोई कैपिटल नहीं देता, ना ही ये कोई प्रॉफिट्स ले सकता है, ना ही ये मैनेजमेंट का हिस्सा होगा, ना ही इसके होने ना होने से फर्म के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। इसीलिए इसे पब्लिक नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, पार्टनर का पार्टनर। अब देखो, अब आप लोगों के सामने हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, पार्टनरशिप बाय स्टॉपल। इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट आई मीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि ये आप लोगों को ना एक नई चीज सिखाएगा आज। ये देखो, इस पे फोकस करना सिर्फ रेड वाले पार्ट में, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। मैं एग्जाम्पल पहले आप लोगों को देती हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू होता रहता है ना काम, तो अच्छा रहता है। देखो, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, ठीक है, और इस पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं। आपकी नीति मैम, एनडीएच था ना, दलप्रीत और हरलीन। हमारी ये 3 पार्टनर्स चल रहे हैं। एनडीएच कोचिंग इंस्टीट्यूट, in which we have got 3 partners with us, your नीति मैम, दिलप्रीत एंड हरलीन। अब देखो यहाँ पर ये नया एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हुआ क्या कि ना हम लोग ना एक्चुअली चाहते हैं कि एक पब्लिशिंग फर्म के साथ ना अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो जुड़ जाए। हमारा ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हम चाहते हैं कि ये ना किसी एक पब्लिशिंग फर्म के साथ जुड़ जाए। उससे ये होगा कि जो हमारी बुक्स है ना, हमारी बुक्स जो है वो पब्लिशिंग हाउस प्रिंट करेगा। तो हमारा ये अलग बिजनेस चल रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। एक अलग आपकी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ पब्लिशिंग हाउस का। पब्लिशिंग हाउस क्या होता है? जो बुक्स पब्लिश करते हैं, ठीक है। ये एक पब्लिशिंग हाउस है मेरे पास। इसका नाम क्या रखें? हम मान लेते हैं इसका नाम पीएच ही रख लेते हैं, पीएच पब्लिक पब्लिशिंग हाउस। अभी हुआ क्या, इस पब्लिशिंग हाउस में ना एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पर है मिस्टर रोहित। उनके साथ ना मेरी बातचीत चल रही थी काफी टाइम से, किसको लेकर कि सर हमारे यहाँ पर भी ना, हमारे इंस्टीट्यूट्स में जो भी फैकल्टीज नोट्स बनाते हैं या वो जो भी बुक लिखते हैं, जो भी अपने प्रिंट आउट, जो भी बुक्स वो लिखते हैं, नोट्स बना रहे हैं, कुछ भी, वो ना आप अपने पब्लिशिंग हाउस के अंडर जो है प्रिंट करवाइए। मतलब अच्छे सा प्रिंट होगा, अच्छा सा कवर पेज होगा, अच्छे से पेपर्स होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा सा, बहुत क्लासी सा होगा ना, तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं और मिस्टर रोहित मिलकर जो है ये टोटल ना 15 लाख का कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे थे। हम जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे उसका वैल्यू कितना था? 15 लाख का था। मैं डीलिंग कर रही थी। अब मैं डीलिंग करूं तो ये मान के चलते हैं कि पूरी फर्म ही डील कर रही है ना, बिकॉज वी ऑल आर दी एक्टिव पार्टनर्स। तो मैं डीलिंग करूं चाहे कोई भी डीलिंग करे, एक पार्टनर भी अगर काम कर रहा है, ये मान के चलते हैं वो फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है ना। अ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल जो हम करते हैं। मैं एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। 27 है ना ये, देखो क्या था डेफिनेशन में म्यूचुअल एजेंसी का। द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पे सारे नहीं कर रहे हैं उसके साथ डील, यहाँ पे उनके साथ जो डील कर रहा है वो कौन कर रहा है? सिर्फ मैं डील कर रही हूँ। आई एम दी ओनली वन हु इज डीलिंग विद इट, राइट। अब सब कुछ बातचीत हुई, प्रिंट, मैंने इनको नोट्स भी दिखाए, मैंने फैकल्टीज के साथ भी मीटिंग कराई, मैंने कुछ बुक्स भी इनको दिखाई जो हमारे फैकल्टीज बनाते हैं, जो नोट्स हमारे फैकल्टीज बनाते हैं, है ना, एग्जाम्स के पॉइंट से, एमसीक्यू का बुक हो गया, केस लॉस का बुक हो गया, सब कुछ मैंने मिस्टर रोहित को दिखाई। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। आपकी नीति मैम मान लेते हैं क्या है? एक्टिव पार्टनर, ठीक है, और दलप्रीत है, हरलीन है, हम तीनों हैं, तो ये तीनों ही हम एक्टिव पार्टनर हैं। अब हुआ क्या, मिस्टर रोहित जो है वो अभी तक सिर्फ मुझसे ही मिल रहे थे, मुझसे ही बातचीत कर रहे थे, और ये डिसाइड हुआ था कि भाई अब सबको ठीक लग रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, नाउ वी शुड साइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो मिस्टर रोहित जो कि इस पब्लिशिंग हाउस के एमडी है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि नीति मैम, मैं 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को आपके ऑफिस में आके आप तीनों पार्टनर्स से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा।
15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं। तो मैं मिस्टर रोहित ने क्या बोला कि मैं ना तीनों पार्टनर से मिलना चाहता हूँ। फिर मैंने बोला, मैंने कहा सर देखो ऐसा है, पार्टनरशिप चल रही है, मैंने साइन किया या किसी और ने साइन किया एक ही बात है, मान के चलो फर्म ने साइन किया। मिस्टर रोहित कहते हैं नहीं नहीं मैम, बट मैं फिर भी, नीति मैम कॉन्ट्रैक्ट में चाहे आप ही साइन करोगे, उस कॉन्ट्रैक्ट में फर्म की तरफ से साइन कौन करेगा, नीति मैम, एंड पब्लिशिंग हाउस की तरफ से कौन साइन करेगा, रोहित। मगर रोहित ने क्या बोला कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आपके सभी पार्टनर से ना एक बार मिलना चाहता हूँ। ये हमारी फोन पर बातचीत हुई थी, कब हुई थी, 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को। तो जैसे ही मिस्टर रोहित ने ये बात रखी, मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने सारे पार्टनर्स को बुलाती हूँ। 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे हम लोग क्या करेंगे, एक मीटिंग करते हैं जिसमें नीति, दिलप्रीत, हरलीन सब मौजूद होंगे, एंड वी विल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर रोहित। हो गया डिसाइड। अब 20 अक्टूबर को यानी कि आज मैंने क्या किया, दिलप्रीत को फोन मिलाया, मैंने कहा दिलप्रीत टाइम से आ जाना यार, कल 11 बजे की मीटिंग है एमडी के साथ, ठीक है, वो सबसे मिलना चाहता है, सभी पार्टनर से मिलना चाहता है। मैंने सारा डिटेल्स दिया, रख दिया। फिर मैंने हरलीन को फोन किया, हरलीन तुम कल आ रही हो ना, इसने कहा हाँ मैम मैं आ जाऊंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। फाइनली 21 अक्टूबर का दिन आया। अब इस 21 अक्टूबर वाले दिन हुआ क्या, ट्रैफिक में फंसने की वजह से हरलीन आ नहीं पाई। मतलब हुआ क्या ना, मतलब 9 बजे, फिर 10 बजे, 10:30 बजे मैं तो आ गई, दिलप्रीत भी आ गई, हरलीन का कहीं पर हिसाब किताब पता ही नहीं है, कहाँ है मैडम, क्या कर रही है, कुछ आइडिया ही नहीं है हम लोगों को। मैंने फोन मिलाया हरलीन को, मैंने कहा हरलीन कहाँ हो तुम। हरलीन ने कहा कि मैम मैं आ जाऊंगी, मैं जल्द आ जाऊंगी, आई एम जस्ट स्टक इन द ट्रैफिक, आई डोंट नो। मैंने कहा यार 10:30 पहले ही बज चुके हैं, 11 बजे मिस्टर रोहित आ जाएंगे, प्लीज बी ऑन टाइम, बी ऑन टाइम। हरलीन ने बोला मैम मैं आ जाऊंगी, आ जाऊंगी, आ जाऊंगी। गाइज 10:55 तक भी हरलीन नहीं आई। इनफैक्ट हरलीन का फोन आया कि यार ऐसा है, मेरी गाड़ी बहुत बुरी तरीके से ट्रैफिक में फंस चुकी है, मुझे नहीं लगता मैं और 1 घंटे तक ऑफिस पहुंच पाऊंगी। जैसे ही हरलीन ने ये बात बोली तो हम तो घबरा गए। हमने कहा यार अगर मिस्टर रोहित के सामने सारे पार्टनर्स नहीं मिले, कितना अनप्रोफेशनल लगेगा ना, कि मैंने सबको बुलाया, सबको नोटिस दिया, मैंने कहा था मुझे तीनों पार्टनर से मिलना है, मगर फिर भी कोई नहीं मिला। तो मैंने क्या सोचा, मेरे दिमाग में आया कि यार हमारे ऑफिस में एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट काम करते हैं, मिस्टर बितिन दास। नहीं, मैं किसी फीमेल का ही नाम लेती हूँ, चलो। हमारे ऑफिस में ना एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट काम करती हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हमारे यहाँ की जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उनका नाम है, से मान लीजिए प्रियंका या प्रिया, उसका नाम है प्रिया। मैंने प्रिया को बुलाया, मैंने कहा प्रिया यार लेसन देखो, हरलीन आ नहीं पा रही है अभी, रोहित आने वाले हैं, मीटिंग होगी पार्टनर्स की, तो क्या प्रिया तुम सिर्फ इस मीटिंग के लिए हरलीन बन सकती हो। अब देखो यहाँ पर ना, हरलीन ने तो मना कर दिया कि वो तो लेट आएगी, राइट। प्रिया जो है वो घबरा गई, उसने कहा नहीं नहीं मैडम, ऐसे कैसे, मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हूँ, 15 लाख का मैं तो नहीं कर सकती, 1 लाख की तो मेरी अपनी सैलरी है, 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मैं कैसे साइन कर लूँ, मैं नहीं करूंगी साइन। मैंने प्रिया को बोला प्रिया सुन, तुमको कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट साइन सिर्फ ये दो लोग करेंगे, मैं करूंगी रोहित के साथ, दिलप्रीत भी नहीं करेगी साइन। लेकिन मिस्टर रोहित की ये शर्त थी कि जब मैं मीटिंग में आऊं मेरे पास तीनों पार्टनर्स अवेलेबल हों। अब प्रिया ने बोला कि मैम लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो मैं क्या बोलूंगी। तो मैंने कहा वो तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, बस हेलो हाय होगा, चाय समोसा खाएंगे, चाय पियेंगे और बस बात खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, तुमको कुछ नहीं करना, बस हाँ हाँ करना है, हाँ हाँ करना है। मतलब मैंने प्रिया को बोला है टू एक्ट एज हरलीन। प्रिया जो है हमारी, वो किसकी तरह एक्ट करेगी, हरलीन की तरह। वो हरलीन है नहीं मगर उसी की तरह एक्ट करेगी। अब देखो मिस्टर रोहित आए, मीटिंग हुई, मीटिंग में मैं भी बैठी थी, दिलप्रीत भी थी, और साथ में हमारी नई वाली हरलीन भी थी, हम तीनों थे, तीनों।
मीटिंग वही सब कुछ ठीक रहा, बाद में हमने उस मीटिंग में साइन भी कर दिया, साइन हो गया कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ 2-4 महीने 5 महीने सब ठीक चला, सब कुछ ठीक चला। 6 महीने के बाद फॉर्म ने डिफॉल्ट कर दिया, हमारी फॉर्म ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट करने का मतलब क्या है, हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। अब मिस्टर रोहित जो है, इन्होंने केस फाइल कर दिया, इनके पब्लिशिंग हाउस ने केस फाइल किया। तो बच्चे वो जो केस फाइल होगा ना, वो इस पूरी फॉर्म पर तो होगा ही होगा, प्रिया पर भी होगा, प्रिया पर भी होगा। क्यों? क्योंकि प्रिया अगर इस तरीके का काम ना करती, अगर इस तरीके से अपने आप को होल्ड आउट, अपने आप को प्रेजेंट आउट नहीं करती एज अ पार्टनर, तो हो सकता है कि उसी दिन शायद हम बच जाते। मिस्टर रोहित तो यही सोचेंगे ना कि शायद हम बच जाते और हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ना करते। मगर क्योंकि मिस प्रिया ने भी झूठ बोला, प्रिया ने कहा नहीं नहीं मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मैं तो चुप थी, मैं तो वहां खड़ी थी। तो रोहित ने क्या बोला कि नीति मैम ने आपको, मिस प्रिया आपको इंट्रोड्यूस कराया था एज एन हर्लिन पार्टनर ऑफ द फर्म, आप चुप थी, आप कुछ बोली नहीं, आपने हाँ नहीं करी मगर आपने ना भी तो नहीं करी। आपने मिस प्रिया अपने आप को दिखाया एज द पार्टनर ऑफ द फर्म, और इसी बिलीफ के चलते मिस्टर रोहित को लगा कि हाँ कोई कमी और भी कुछ दिख नहीं रही है, सब कुछ ठीक है, तो यानी कि सब कुछ ठीक है, लेट्स फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो गया। तो अब इस ब्रीच ये जो फॉर्म ने किया है, जिसमें नीति, दलप्रीत, हरलीन तीनों तो लाइबल होंगे ही, साथ साथ और कौन लाइबल होंगी, प्रिया। प्रिया हमारे फॉर्म के सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, मगर ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट जो रोहित के साथ बना, जिसमें प्रिया ने फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस दी, या तो इसने खुद बोला अपने आप को कि मैं तो पार्टनर हूं फॉर्म की, या फिर इसने हाँ नहीं करी मगर इसने ना भी नहीं करी, मतलब नीति मैम ने इंट्रोड्यूस किया रोहित के आगे कि ये है मिस हरलीन, जबकि वो थी प्रिया, प्रिया ने कुछ नहीं बोला। तो अपने कंडक्ट से, कुछ ना बोलना भी, अपने बिहेवियर से ही प्रिया ने एक तरीके से ये कंसेंट दे दी कि हाँ मैं एम द पार्टनर ऑफ दिस फर्म। ऐसे पार्टनर को हु होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर, जो अपने आप को पार्टनर दिखाए, जो है नहीं मगर दिखा रहे हैं एज अ पार्टनर, जो है नहीं मगर दिखाए जा रहे हैं एज अ पार्टनर, और वो मना भी नहीं कर रहे। ऐसे पार्टनर्स को, ऐसे पार्टनर्स के साथ जो पार्टनरशिप है, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, पार्टनरशिप बाय स्टॉपल। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या, वेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, यहां पे कौन है वो अ पर्सन, प्रिया। वेन प्रिया अगर खुद को ही प्रेजेंट करे एज अ पार्टनर, या फिर वो खुद को प्रेजेंट तो ना करे मगर अगर कोई और प्रेजेंट कर रहा है एज अ पार्टनर, तो वो मना भी ना करे। दैट मीन्स व्हेन अ पर्सन नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म, या तो आप खुद ही प्रेजेंट कर रहे हो, या दूसरा कोई प्रेजेंट कर रहा है तो आप मना भी नहीं कर रहे हो। So, when a person represents himself or knowingly permits himself to be represented as a partner in a firm, then that person is liable, like a partner in the firm, to anyone who, on the faith of such representation, have given credit to the firm. On the faith of, भाई मिस्टर रोहित ने इसी विश्वास, इसी फेथ पर कि हाँ सारे पार्टनर्स मिल गए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया ना। अगर मिस प्रिया उस टाइम पर सच बोल देती या फिर अपने आप को प्रेजेंट नहीं करती एज अ पार्टनर, तो हो सकता है मिस्टर रोहित फॉर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते ही नहीं। लेकिन मिस्टर प्रिया की फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस की वजह से मिस्टर रोहित ने इस विश्वास पर कि हाँ तीनों पार्टनर्स मिल गए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया, और उस कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म ने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। दैट्स व्हाई लॉ मेकर्स आर सेइंग, क्या कह रहे हैं हमारे लॉ मेकर्स, दैट he is liable to the firm, the person is liable like a partner in the firm to anyone who on the faith of such representations have given credit to the firm, have given credit to the firm. Getting my point? अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, ये आपके आउटगोइंग पार्टनर, वो पार्टनर जिसने पब्लिक नोटिस दिए बिना ही रिजाइन कर दिया,
एग्जाम्पल देती हूँ। ये एक एग्जाम्पल याद रखिएगा जिसमें एक स्ट्रेंजर ने अपने आप को एज अ पार्टनर प्रेजेंट किया, या फिर कोई उनको प्रेजेंट कर रहा था और आपने मना भी नहीं की, तो तुम भी लायबल हो भाई। कल को अगर कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो गया तो, नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तुम बच गए तो अलग बात है, लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो गया तो तुम भी लायबल होंगे। प्रिया, बेशक से तुम उस फॉर्म की सिर्फ एम्प्लॉय थी, मगर अब एज अ पार्टनर लाइबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो मैम प्रॉफिट्स भी मिलेंगे क्या कल को? कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मेरे पास तीन पार्टनर्स हैं, नीति, दिलप्रीत एंड हरलीन। ठीक है, हम तीनों ही पार्टनर्स हैं फॉर्म के ऑब्वियसली। ठीक है, अभी क्या हुआ कि नीति मैम जो है, इनको रिजाइन करना है। अब देखो, मैं अगर एक्टिव पार्टनर हूँ या नॉमिनल पार्टनर हूँ तो मुझे रिजाइन कर लेने से पहले क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करने का मतलब है कि मुझे पब्लिक नोटिस देना होगा। पब्लिक नोटिस किस में दिया जाएगा? न्यूज़पेपर में। मुझे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा, मैं रिजाइन कर रही हूँ, इसका नोटिस ना मुझे अपने पार्टनर्स को भी देना पड़ेगा। मेरे बचे हुए पार्टनर्स कौन कौन से हैं? दिलप्रीत एंड हरलीन। मैं इन दोनों को भी बताऊंगी। अब मैंने, ये मेरी ड्यूटी बनती है दैट इफ आई वांट टू रिजाइन ना, आई हैव टू रिजाइन बाय गिविंग नोटिस टू फॉर्म। नोटिस टू फॉर्म यानी कि जितने भी बचे हुए पार्टनर्स हैं, एक तो मैं उनको नोटिस दूंगी, इसके अलावा नोटिस टू पब्लिक। मुझे ये दोनों काम करने होंगे, तब जाकर ये माना जाएगा कि मैं ऑफिशियली इस पार्टनरशिप फॉर्म से अलग हो गई। लेकिन मान लो कि मैंने पार्टनर्स को तो बता दिया, इंडिविजुअली फोन कर दिया या ईमेल डाल दिया कि सुनो यार दिलप्रीत, हरलीन, मैं अब इस फॉर्म का हिस्सा नहीं हूं। मैंने अपने पार्टनर्स को तो इन्फॉर्म कर दिया, मगर पब्लिक नोटिस देना भूल गई। मतलब रिजाइन किया मैंने, मान लेते हैं 1 अक्टूबर को। ठीक है, पूरा एक महीना निकल गया, मैंने पब्लिक नोटिस दिया ही नहीं। मान लेते हैं 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को हमारी ये जो फर्म है एनडीएच, इसने मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में इस एनडीएच ने डिफॉल्ट कर दिया। क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया। इस एनडीएच फर्म ने डिफॉल्ट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट 15 अक्टूबर को बनाया गया था, फॉर्म किया गया था मान लो, और 25 अक्टूबर को डिफॉल्ट कर दिया। चलो, अब सोचो 15 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो यानी कि आपकी नीति मैम ने तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, क्योंकि वो तो पहले ही अक्टूबर को जा चुकी है। 15 अक्टूबर को दिलप्रीत ने और हमारी हरलीन ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, और 25 अक्टूबर में उसमें ब्रीच भी कर दिया। लॉ कहता है वो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, उसके लिए दिलप्रीत और हरलीन तो लाइबल है ही है, नीति मैम आप भी लाइबल हो, क्योंकि आपने पब्लिक एट लार्ज को तो बताया ही नहीं कि आपने ये फॉर्म छोड़ दी है। तो वो थर्ड पर्सन जिसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, वो तो उसके माइंड में तो यही था ना कहीं कि अच्छा नीति मैम इज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ द फर्म। समझ रहे? तो यहां पर आपकी नीति मैम ने रिजाइन कर दिया 1 अक्टूबर तक, और मान लो पब्लिक नोटिस भी दिया, मगर वो पब्लिक नोटिस देने में देर कर दी। कब दिया पब्लिक नोटिस? मैंने दिया पब्लिक नोटिस 1 दिसंबर। तो इन 2 महीने में, अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में ना, अगर कोई भी नुकसान हुआ, आई विल बी लाइबल। प्रॉफिट हुआ तो वो नहीं मिलने वाला। तो ये जो 2 महीने में मेरी फर्म के साथ जो मैं जुड़ी हुई हूँ ना, ये इस पार्टनरशिप को हम लोग क्या कहते हैं? ये ही है वो पार्टनरशिप विच इज कॉल्ड एज व्हाट? पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग योर ऑब्लिगेशन। पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। वो कहते हैं नीति मैम, जब अगर आपको इस फॉर्म से अपने रिश्ते तोड़ने थे तो पब्लिक नोटिस देना चाहिए था, और अगर आपको रिश्ता, आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया, आप भी उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो हाँ नहीं करी, मगर आपने ना भी नहीं करी, और अब आप अपनी ऑब्लिगेशन से मुकर नहीं सकते। सो सेक्शन 28, यहाँ पर मैंने स्ट्रेंजर का एग्जाम्पल दिया प्रिया, यहाँ पे मैंने एग्जिस्टिंग पार्टनर का एग्जाम्पल दिया।
Section 28 is also applicable to a former partner who has retired from the firm without giving public notice of his retirement. ऐसा आपका पार्टनर जिसने रिटायर तो कर दिया मगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो लॉ कहता है थर्ड पार्टीज के परस्पेक्टिव से, पब्लिक की आंखों में आप तब तक पार्टनर हो जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देते, इसलिए आप लायबल भी हो। वो लाइबिलिटी आपकी बन जाएगी पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्टिव पार्टनर, फिर हमने किया स्लीपिंग पार्टनर, फिर हमने किया डोमिनेंट पार्टनर, सब पार्टनर एंड पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। आज का लास्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ दैट इज माइनर एज अ पार्टनर। क्या माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है? देखो पहले तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है। हाइपोथेटिकली हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी एक फॉर्म का एक्स वाई एंड जेड। इसमें जेड जो है ना, ये तीनों की पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है जिसमें जेड जो है इसकी डेथ हो जाती है। अब देखो क्योंकि इसकी डेथ हो गई है तो जेड के नाम की जितनी भी कैपिटल थी या जेड के नाम का जितना भी प्रॉफिट्स था, अब वो सारा का सारा जो है जेड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जाएगा। जेड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जेड का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है बताइए? जेड का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसकी वाइफ, उसकी मदर, उसके बच्चे, है ना। ये सब जो है वो जेड के क्या होंगे बताइए? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नाउ हैव अ लुक ऑन इट कि जेड जो है क्योंकि उसकी डेथ हो गई तो अभी एक्स और वाई को इमीडिएटली फर्म के पैसों से जो है कैपिटल और प्रॉफिट्स निकाल के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को देना पड़ेगा इमीडिएटली। मान लो 20 लाख का तो कैपिटल ही था और 18 लाख का प्रॉफिट था। अब ये इमीडिएटली खड़े पाओ पेमेंट करनी पड़ेगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, या तो वाइफ को या मदर को या फिर चाइल्ड को। तो एक्स और वाई ने क्या प्रपोज किया? एक्स और वाई जो है ना जेड की वाइफ के पास गए और उसको जाकर बोला कि मैम क्यों ना हम आपके बेटे को या बेटी को, कोई भी बेटा बेटी कोई भी, है ना, क्यों ना हम आपके चाइल्ड को अपनी फर्म में पार्टनर बना लें। अब वाइफ ने कहा इससे आपको क्या फायदा होगा? तो एक्स ने बोल दिया सर मैम हमें ये फायदा होगा कि हमें इमीडिएटली आपको कैपिटल नहीं देनी पड़ेगी। हम प्रॉफिट चलो आपको एक बारी को दे भी दें बट इमीडिएटली हमें मतलब इतना सारा पैसा नहीं देना पड़ेगा। वाइफ ने कहा मेरे बेटे को क्या फायदा होगा या बेटी को, जो भी मेरा चाइल्ड है उसे क्या फायदा होगा? कि इसको क्या फायदा होगा, इसको हम टाइम टाइम पे प्रॉफिट्स देते रहेंगे तो हर महीने इनको जो है वो प्रॉफिट बना रहेगा। हमें ये फायदा होगा कि हमें इमीडिएटली 20 लाख का कैश निकाल के नहीं देना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो दोनों का फायदा हो रहा है यहाँ पे। वाइफ ने क्या बोला कि जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड मतलब ये माइनर है, इसकी एज है, ही इज जस्ट लाइक 14 ईयर्स ओल्ड या 15 ईयर्स ओल्ड या 16 ईयर्स ओल्ड, ये अभी 18 का हुआ नहीं है। तब भी अगर आप लोग चाहें तो इसे पार्टनर बना सकते हैं। इसके प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन नंबर 30 में। अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि माइनर जो है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकता, मगर पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर मेरी एग्जिस्टिंग फर्म है, अगर मेरी एग्जिस्टिंग फर्म है, ठीक है, with the consent of all the partners, consent of all the partners, अगर मेरी एग्जिस्टिंग फर्म है, बाकी के सारे पार्टनर्स मान चुके हैं और लाइबिलिटीज के लिए नहीं, ओनली फॉर द प्रॉफिट्स, ओनली फॉर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयरिंग के पर्पस के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग के पर्पस के लिए अगर आप चाहें, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप। मतलब अगर आप एक नई पार्टनरशिप बना रहे हो, नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो उस नई पार्टनरशिप में आप माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते। नई नवेली जब पार्टनरशिप बनती है तो उस केस में क्या होता है, आपके सारे के सारे पार्टनर्स दे आर सपोज टू बी व्हाट, सुई जुरिस, कॉम्पिटेंट पर्सन। मतलब 40 लोग मिलकर, इफ 40 पर्सन आर प्लानिंग टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, तो लॉ के हिसाब से
40 के 40 पार्टनर्स ना आपके क्या होने चाहिए, दे शुड बी कॉम्पिटेंट पर्सन, मेजर पर्सन, साउंड माइंड के, माइनर नहीं हो सकते। लेकिन बनी बनाई पार्टनरशिप जो है, जो प्रॉफिट्स भी कमा रही है और बाकी के सभी पार्टनर्स ने कंसेंट भी दे दिया, तो बनी बनाई पार्टनरशिप में विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फॉर द प्रॉफिट शेयरिंग पर्पस, आप अगर चाहें तो माइनर को एडमिट कर सकते हैं इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म। गेटिंग माय पॉइंट? इससे मैम माइनर का क्या फायदा होगा, उसको हर महीने प्रॉफिट्स मिल रहे हैं या एनुअली मिल रहे हैं, ठीक है। फॉर्म का क्या फायदा होगा, फॉर्म का ये फायदा, उन्हें खड़े पाओ एकदम कैपिटल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस ये जो नया पार्टनर आया है ना, ये मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि ये तो बच्चा बुद्धि है, ये तो माइनर है, ये क्या डिसीजन लेगा, तो ये डिसीजन मेकिंग का हिस्सा भी नहीं बनता। तो फायदे दोनों के हैं, इसीलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आपके इसके प्रोविजंस दिए गए हैं कि माइनर कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर अंडर सेक्शन 30। What are the conditions required to be fulfilled to admit minor in a partnership form? First, वो बनी बनाई पार्टनरशिप होनी चाहिए, it should be an existing partnership and minor should be admitted into the existing partnership. Second, वो आप एडमिट तभी कर पाओगे जब रिमेनिंग सभी पार्टनर्स का कंसेंट होगा। मतलब अगर मेरे पास 29 पार्टनर्स हैं, 29 के 29 पार्टनर्स अगर अग्री करेंगे तब जाकर आपके माइनर को एडमिट आप करोगे। और माइनर कभी भी लॉसेस का हिस्सा नहीं बनेगा, ही विल ऑलवेज बी अ प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर। लॉसेस का ना हिस्सा बनता है, कैसे बनता है मैं बताऊंगी। कहने का क्या मतलब है कि माइनर कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होगा। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एंड ईच पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। माइनर के ऊपर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। माइनर के ऊपर अगर कल को कभी कोई लॉस आता भी है ना, तो लॉ मेकर्स कहते हैं जितना उसका प्रॉफिट बनता है उसमें से ही लॉस काट लो। माइनर अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देगा कभी भी। तो अब मैम आईसीए तो कहता है माइनर कभी कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकता, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहती है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है। तो किसकी बात माने? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज अ स्पेसिफिक लॉ, तो हमें उसकी बात माननी होगी, ठीक है। लेकिन क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? हाँ, कैसे? 3 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। नंबर 1, consent of all the partners. Number 2, it should be an existing firm, and number 3, it should be for the purpose of sharing the profits, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने माइनर को एज अ पार्टनर अपॉइंट कर लिया तो उसके क्या राइट्स होंगे? सबसे पहला राइट तो उसका प्रॉफिट में होगा, दूसरा राइट उसका प्रॉपर्टी में होगा। प्रॉपर्टी में भी तो उसके फादर की प्रॉपर्टी थी ना भाई, कैपिटल मिली का है वापस, तो उस प्रॉफिट का भी हिस्सा मिलेगा। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट। क्या मैम माइनर जो है वो आपके कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक कर सकता है? द आंसर इज नो। सारे रिकॉर्ड्स नहीं चेक कर सकता वो, कि कौन बना है हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय, ठीक है, बुक्स कहाँ से आती हैं, और फैकल्टीज को कितना पेमेंट होता है, बच्चों से कितने एडमिशन्स लिए जाते हैं, ये सारी इंक्वायरियां आपका माइनर नहीं कर सकता। मगर माइनर का प्रॉफिट में हिस्सा बनता है, इसीलिए माइनर अगर चाहे तो वो एक्सेस, इंस्पेक्ट और कॉपी मांग सकता है किसकी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम पे? पता है ना आप सबको, हम पढ़ रहे हैं राइट्स ऑफ द माइनर एज अ पार्टनर। उसके क्या राइट्स बनते हैं? उसका राइट बनता है टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द माइनर अंडर द पार्टनरशिप फॉर्म? तो पहला राइट क्या? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के हिसाब से उसका जो भी रेशियो बनता है ना, जो भी उसका रेशियो बनता है प्रॉफिट्स में और प्रॉपर्टी में, उसका वो राइट बनता है। सेकंड, माइनर सारे रिकॉर्ड्स तो चेक नहीं कर सकता है, बाकी की बुक्स चेक नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर सकता है, उनको इंस्पेक्ट भी कर सकता है, उसकी कोई कॉपी भी मांग सकता है कि मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए, ठीक है। हाँ मैम, लेकिन अगर माइनर को ये लग रहा है कि जो उसको रेशियो दिया जा रहा है प्रॉफिट्स का वो सही नहीं है, वो गलत है, प्रॉफिट्स कम दिखाए जा रहे हैं, कम बांटे जा रहे हैं, फिर तो लॉ कहता है ऐसे में अगर माइनर को लगता है ना कि
थोड़ी धांधलेबाजी हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है किसी भी तरीके से, तो फिर वो चाहे ना फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। कैसा केस फाइल कर सकता है? फर्म को डिसॉल्व करने का। लेकिन वो ये केस तभी कर पाएगा, मतलब ही कैन सू टू द पार्टनर्स for his share of profits or the property of the firm when he is not being given his due share of profits। अगर उसको लगता है कि उसको सही और जायज प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा है, तब अगर वो चाहे ना तो फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। मगर वो केस वो तभी फाइल कर पाएगा अगर उसने डिसाइड कर लिया कि अब उसे फर्म के साथ नहीं जुड़ना, अब तो मुझे अलग ही होना है। दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली इफ ही हैज डिसाइडेड टू सेपरेट फ्रॉम दी फर्म। अगर उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे फर्म से सेपरेट होना है, तब तो वो इस तरीके का एक्शन ले सकता है। फिर तो तुम अपने लड़ो ना अपने प्रॉफिट्स के लिए। और अगर तुम्हें लग रहा है नहीं मुझे फर्म में भी रहना है, तो भाई फर्म में रहना है तो जो बाकी के पार्टनर्स ने डिसाइड कर दिया वो ही आपका प्रॉफिट होगा, उसके अलावा आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जो आपको पार्टनर्स दे रहे हैं प्रॉफिट वही सत्य मान के चलो। और अगर आपको डाउट हो रहा है तो केस कर दो, मगर केस करने का मतलब ये है कि अब आप पार्टनरशिप फॉर्म में जुड़ नहीं पाओगे, अब आपको उससे अलग होना पड़ेगा। सो व्हेन इट कम्स टू राइट ऑफ द माइनर्स, राइट ऑफ अ माइनर एज अ पार्टनर, सबसे पहला राइट क्या होता है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। दूसरा राइट क्या होता है? एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। तीसरा राइट क्या होता है? सू टू द पार्टनर्स ऑफ हिज शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट्स और द प्रॉपर्टी। वो अपने हिस्से के लिए, अपने हिस्से के प्रॉफिट्स या अपने हिस्से की प्रॉपर्टी के लिए ना केस फाइल कर सकता है, बट दैट कैन बी डन ओनली इफ ही हैज डिसाइडेड टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द फर्म। मैम मतलब माइनर की लाइबिलिटी क्या होती है? भाई वो कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होता। माइनर कैन नेवर बी हेल्ड पर्सनली लाइबल। पर्सनली लाइबल मतलब कल को अगर फर्म के ऊपर कोई भी डेप्ट चढ़े, है ना, फर्म के एसेट्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है, एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो सभी पार्टनर्स अपने घर से पैसा लेकर आएंगे, मगर माइनर अपने घर से पैसा लेकर नहीं आएगा। माइनर सिर्फ उतना पेमेंट कर सकता है, अपने अपने जो प्रॉफिट्स उसके बन रहे हैं उसी में से अगर तुमको लेकर जाना है, मतलब लॉसेस कवर करने हैं तो कर लो। माइनर कभी भी पर्सनल उसके कभी भी पर्सनल एसेट्स जो है ना वो फर्म की लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं करेंगे। नॉर्मली पार्टनरशिप में एवरी पार्टनर हैज गॉट एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कि कल को अगर फर्म के एसेट्स कम है, फर्म की लाइबिलिटीज ज्यादा है, उनको चुकाने के लिए हर पार्टनर अपने घर से पैसा लेके आएगा, अपना पर्सनल पैसा भी लेकर आएगा, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पर्सनल एसेट बेच के कैसे भी लाएगा, मगर कर्जा उतारेगा। माइनर के केस में ऐसा नहीं होगा। माइनर कैन नेवर बी हेल्ड पर्सनली लायबल। सिर्फ उसके हिस्से का जो प्रॉफिट या प्रॉपर्टी है दैट कैन बी हेल्ड लायबल। ओनली हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी कैन बी हेल्ड लायबल। पता है क्या होता है? जब भी आपकी फर्म इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होती है, ध्यान से सुनना, तो ये मान के चलते हैं सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब बिकॉज फर्म क्या है? फर्म इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। अगर एक फर्म को ही हमने इंसॉल्वेंट कर दिया कि भैया इसके तो एसेट्स ही नहीं है, लाइबिलिटीज इतनी सारी हैं, तो अगर फर्म इंसॉल्वेंट होती है पूरी की पूरी आपके सारे के सारे पार्टनर्स भी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। लेकिन माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं कहलाता, क्योंकि उसने तो कभी पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट बनाई भी नहीं। दैट इज वाई he cannot be declared insolvent on the declaration of the firm's insolvency। फर्म की इंसॉल्वेंसी होने पर उसको इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर करेंगे, बाकी के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, उसको इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर करेंगे। उसके हिस्से का पैसा जो है वो कोर्ट के पास रहेगा, ऑफिशियल असाइनी के पास। अब आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज की क्लास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मैम माइनर जब मेजर होगा तब क्या होगा? क्या वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा? द आंसर इज अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया ना 6 महीने तक, तब तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मतलब ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी he has to elect whether he wants to continue as a partner or not within 6 months। उसको 6 महीने मिल रहे हैं, डिसाइड कर लो तुम इस फॉर्म में पार्टनर बने रहना है या नहीं, क्योंकि अब तुम माइनर से मेजर बन जाओगे। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम जैसे ही 18 साल के हुए उसके 6 महीने के अंदर अंदर
तुम्हें डिसाइड करना है कि एज अ मेजर पार्टनर, क्योंकि जो मेजर पार्टनर होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो एज अ मेजर पार्टनर क्या तुम इस फॉर्म के साथ जुड़े रहना चाहते हो? डिसाइड कर लो विद इन 6 मंथ। अगर उसने 6 मंथ्स में कुछ डिसाइड नहीं किया, तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ दी सेड 6 मंथ he will automatically become a partner in the firm. He will automatically become a partner in the firm. कब से पार्टनर ऑटोमेटिकली मान लेंगे? फ्रॉम द डेट व्हेन ही बिकेम दी, मान के देखो, हम उसको 6 महीने तक का टाइम तो दे ही रहे हैं, मगर उसने उसको यूज नहीं किया, तो लॉ मान के चलते हैं भाई जैसे ही तुमने, मतलब तुम तो पार्टनर बन गए। इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस ही शैल बिकम अ पार्टनर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड 6 मंथ्स। समझ रहे हैं? His failure to give notice will be deemed as his acceptance to become a partner. अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो ये मान लेंगे कि वो भी चाहता है पार्टनर बनना। लाइबिलिटी उसकी फिर उसी दिन से अराइज हो जाएगी जब वो 18 वर्ष का हुआ। तभी आपको कह रहे हैं ना लॉ मेकर, सही टाइम पे डिसीजन ले लो। नहीं लिया तो तुम जैसे ही 18 के हुए, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल पार्टनर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, राइट? सो it may be noted that the minor shall give notice to the registrar that he has not or become a partner। मतलब आपको पार्टनर बनना है चाहे नहीं बनना है, माइनर आप क्या करो, जो रजिस्ट्रार्स ऑफ फर्म है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनको नोटिस दो कि आपको पार्टनर बनना है नहीं बनना है, जो भी है उन रजिस्ट्रार को बता के चलो प्लीज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ आज मेरा ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वाइंड अप हो चुका है। इसमें से माइनर का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट्स जो है वो 3 ही राइट्स होते हैं माइनर के। पहले तो 3 कंडीशंस होती है, अगर माइनर को पार्टनर बनाना है तो एग्जिस्टिंग फर्म होनी चाहिए, प्रॉफिट्स के लिए उसको आप एडमिट कर सकते हो एंड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। फिर 3 उसके पास राइट्स होते हैं, पहला राइट प्रॉफिट्स में और प्रॉपर्टी में, दूसरा राइट वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस, इंस्पेक्ट और कॉपी मांग सकता है, तीसरा राइट वो सू भी कर सकता है बाकी के पार्टनर्स को अगर उसे लगता है ना कि उसको फेयर प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे तो। मगर वो तीसरा राइट कब यूज कर पाएगा? इफ ही डिसाइडेड टू क्विट द पार्टनरशिप। अब आती है बात लाइबिलिटी के केस में, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, वो कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होगा। हाँ, उसके हिस्से का जो प्रॉफिट्स है वो जरूर लाइबल हो सकता है। और अगर कभी ऐसा आ जाए कि भाई फॉर्म पर इतना कर्जा चढ़ गया कि फॉर्म जो है हमारी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होंगे एक्सेप्ट माइनर। नाउ क्या मैम माइनर जो है वो एक नॉर्मल पार्टनर बन जाएगा जैसे ही वो मेजर होगा? लॉ कहते हैं माइनर को खुद डिसाइड करने दो, हम आपको 6 मंथ्स देते हैं। जैसे ही आप 18 वर्ष के हुए, उसके विद इन 6 मंथ्स प्लीज डिसाइड वेदर यू वांट टू बी द पार्टनर और नॉट। अगर तुमने कहा नहीं मुझे नहीं बनना, तो ठीक है नहीं बनना, बात खत्म हो गई। आपके हिस्से का कैपिटल प्रॉफिट जो भी बनता था अभी तक का वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड नहीं किया, आप चुप रह गए, तो मान लेंगे कि आप एक नॉर्मल पार्टनर की तरह एडमिट हो गए। अब आपकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गई, राइट? अब पार्टनर बनते हो चाहे नहीं बनते हो, जो भी है, आरओएफ को, रजिस्ट्रार्स ऑफ फर्म को प्लीज टाइम टाइम पर नोटिस दे दें। That's it from my end. Thank you so much, everyone. It was really nice interacting with all of you. Though I am not interacting here, I am just recording a lecture for you all. But please do drop me a message after watching this lecture that yes, ma'am, we have watched it. Thank you so much.